तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। और आज का जो क्लास होने वाला है, चाहे आप इस क्लास को लाइव देखें या रिकॉर्डेड देखें, ये क्लास आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस क्लास में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स को देखेंगे। और कहा जाता है प्यारे बच्चों, अगर हम कोशिश करें तो ये हमारे धातु अधातु के कॉन्सेप्ट की अंतिम क्लास होगी बच्चों। ठीक है, उसके बाद आप लोग जैसा कहेंगे हम वैसे करेंगे। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से आप सभी लोग लाइव आ जाइए। और मैं कुछ बच्चों को देख पा रहा हूं जिसका नाम है दिशा ऑनलाइन क्लासेस का लाडला, इंद्रजीत कुमार, आदित्य कुमार, संजय सर का लाडला, संजीव कुमार, नंदिता साही लिखी है, ड्रीम 450 प्लस आशीष सिंह है। बहुत सारे बच्चे मेरे साथ लाइव क्लास में जुड़ चुके हैं। तो जल्दी से आप सभी लोग लाइव आ जाइए और आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। और बच्चों, अभी तो अंगड़ाई है, पूरी लड़ाई बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, पूरा आसमान बाकी है। अभी तो हमने स्टार्ट किया है और ये सिलसिला बच्चों रात 11 बजे तक चले। क्या बोला मैंने? रात 11 बजे तक, पर बीच में 10 मिनट का ब्रेक भी दिया जाएगा, है ना। बीच में 10 मिनट का ब्रेक दिया जाएगा। आप लोग 2-3 दिनों से कमेंट कर रहे थे, गुरुजी पढ़ा तो आप बहुत मस्त रहे हो, लेकिन आपकी वो जो मुस्कान है ना, वो पता नहीं कहां चली गई है। तो प्यारे बच्चों, मेरी जो मुस्कान है, मेरी जो मतलब स्माइल है आप कह सकते हो, वो खांसी की वजह से मुझसे दूर चली गई थी। आज देखो, आज कोई कमी है तो बताओ। आज मुझे थोड़ा सा रिलैक्स फील हो रहा है, क्योंकि मैंने आज सुबह से ही कोई क्लासेस नहीं ली है। बस मैंने सिर्फ एक काम किया है, वो कुछ बच्चों को पता है। जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखो आज मैंने क्या किया है दिन भर बच्चों। ठीक है, तो आज अधिकांश बच्चे कहें गुरुजी मुझे पता है सैटरडे को आप लिखते हो नोट्स, ठीक है ना। तो मेरे बच्चे, आज हम क्या लिख रहे थे? आज पूरे दिन बैठकर नोट्स लिख रहे थे, वो भी आप लोगों के लिए। तो मेरे सुकूनों, कैसे हो आप सभी लोग? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? सब कुछ बढ़िया है? माना कि मुश्किलें बड़ी हैं, माना कि मुश्किलें बड़ी हैं प्यारे बच्चों, पर हम थोड़ा सा कोशिश करके, है ना, कहते हैं एक दिया सोचता है क्या मैं दुनिया का अंधेरा मिटा सकता हूं। लेकिन बच्चों, उस दिए को नहीं पता कि वो कम से कम एक कमरे के अंधेरे को मिटा सकता है। तो बच्चों, अगर आपको लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। और बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, इसलिए आप अपनी तैयारी हमेशा, है ना, तैयारी प्यारे बच्चों बहुत अच्छे से करें और डेली मेहनत करें। चलो, 1200 बच्चे जुड़ चुके हैं। अब ये 1200 बच्चे क्या करेंगे? 2400 बच्चों को जोड़ेंगे। क्या आपके अंदर एक बच्चे को जोड़ने की क्षमता है? क्या आप एक बच्चे को जोड़ने की शक्ति रखते हैं? तो आइए बच्चों, मैं और आप दोनों मिलकर के इस क्लास को करते हैं शेयर। ठीक है, शेयर SHARE होता है शेयर। 5 अक्षर का ये शेयर है और 5 जो है वो बहुत शुभ होता है। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से आप सभी लोग इस क्लास को शेयर कीजिए अपने हर उस दोस्त के पास जो 10th क्लास में पढ़ता हो, हर उस बच्चे के पास जो संजय सर से पढ़ करके अच्छा कराना चाहता हो। तो बहुत जल्दी क्लास को शेयर कीजिए, बहुत तेजी में। ठीक है, और इसके पहले वाली क्लास तक आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया। एक बार कमेंट बॉक्स में यस और नो कर दो। आज का मोटिवेशन बच्चों, देखो कुछ बच्चे ना सुनते हैं गुरुजी शेयर, हाँ मेरा काम नहीं है, कोई दूसरा शेयर करेगा। नहीं बच्चों, आप किसी दूसरे पर छोड़ोगे, वो किसी दूसरे पर छोड़ेगा वो किसी दूसरे पर, तो अपना परिवार कैसे बड़ा होगा? तो बच्चों, आप मुझसे वादा करो कि गुरुजी मैं दूसरे पर नहीं छोड़ूंगा, मैं खुद डेली क्लास को शेयर करूंगा। अगर आप सर मेरे लिए 3 बजे रात तक जगकर नोट्स लिखते हो, आप मेरे लिए 5-5 घंटे खड़े होकर पढ़ाते हो, तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि अपने परिवार को बढ़ाने के लिए हम इस क्लास को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि रख हौसले बुलंद तेरी, खांसी फिर से आ गया क्या? रख हौसले बुलंद तेरी भी उड़ान होगी, रख हौसले बुलंद तेरी भी उड़ान होगी, देखेगी दुनिया सारी, तेरे भी है ना, तेरी भी एक दिन ऐसी पहचान होगी। तो बच्चों, उस दिन का इंतजार कीजिए कि एक ऐसा दिन आएगा जिस दिन लोग आपकी इज्जत करेंगे। ठीक है, तो चलिए, आपको लगता है कि हम लोगों ने जो कल तक पढ़ा था एक बार रिवीजन हो जाए बहुत तेजी में? तो आर यू रेडी फॉर रिवीजन? यस और नो? यस सर, यस सर, यस सर। तो मेरे बच्चे, आप सभी लोग रिवीजन के लिए बहुत बहुत तैयार हो। चलिए सर, ये हमारा कितना पार्ट है ना, तो आप सभी लोग देखिए स्पीड में, बहुत जल्दी में रिवीजन मेरे प्यारे बच्चों, रिवीजन में, है ना। तो एक बार जल्दी से पहले फटाफट से आप लोग बता दें, हम लोग रिवीजन करने वाले हैं जो पढ़े थे। प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था कि वैसे पदार्थ जिसके साथ में धातु के कण पाए जाते हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं? कल हमने सीखा था, वैसे पदार्थ जिसमें धातु के कण हो, हम उन्हें खनिज कहते थे। बोलो, हम उन्हें खनिज कहते थे। और ऐसे खनिज जिसमें धातु अधिक मात्रा में पाए जाए,
हम उन्हें क्या कहते थे? ऐसे खनिज जिसमें धातु अधिक मात्रा में हो हम उन्हें अयस्क कहते थे। बच्चों अयस्क कितने प्रकार के होते हैं? तो आपने कहा था गुरुजी 5 प्रकार के अयस्क होते हैं। मुख्यतः 3 हम लोगों ने देखा था, ऑक्साइड होता है, दूसरा कार्बोनेट होता है, तीसरा सल्फाइड होता है। 3 तरह के, 5 तरह के होते हैं। बच्चों हमने बताया था कि जो अयस्क होते हैं उसमें जो अशुद्धियां पाई जाती हैं हम उन्हें क्या कहते हैं? जो अशुद्धियां पाई जाती हैं हम उन्हें गेंग कहते हैं। जो अशुद्धियां पाई जाती हैं हम उन्हें गेंग कहते हैं। बच्चों अयस्क से धातु, शुद्ध धातु प्राप्त करने की कितनी विधियां थी ये बताओ? तो अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की 2 विधियां थी। पहली विधिया का नाम बताओ? पहली जो थी उसका नाम था निस्तापन। क्या नाम था? निस्तापन। और दूसरे का नाम क्या था बच्चों? दूसरे का नाम था भर्जन। एक बात बताइए कि निस्तापन जो है ये वायु की उपस्थिति में होता था या वायु की अनुपस्थिति में? तो हमने बोला था ये वायु की अनुपस्थिति में होता था। और ये प्यारे बच्चों वायु की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में होता था, वायु की उपस्थिति में होता था। कहते हैं कि अयस्क से अशुद्ध पदार्थ को बाहर निकालना क्या कहलाता था? अयस्क से अशुद्ध पदार्थ को बाहर निकालना क्या कहलाता था? तो प्यारे बच्चों अयस्क से अशुद्ध पदार्थ को बाहर निकालना सांद्रण कहलाता था। क्या बच्चों? सांद्रण, है ना। अयस्क से अशुद्ध पदार्थ को बाहर निकालना सांद्रण कहलाता है ना, सांद्रण कहलाता था। कल हम लोगों ने पढ़ा था, हम उसे सांद्रण कहते थे, ठीक है ना। और प्यारे बच्चों सांदलन भी पढ़ाए थे आप लोगों को कि अगर बड़े अयस्क है ना, अगर बहुत बड़ा अयस्क है उसको छोटे छोटे भागों में तोड़ देंगे तो तोड़ना क्या कहलाएगा बच्चों? अगर हम तोड़ देंगे तो तोड़ देना बच्चों सांदलन कहलाता है। बड़े बड़े अयस्क को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देना सांदलन कहलाता है। तो मेरे बच्चे हम लोगों ने सांदलन भी पढ़ा था कि भैया मेरे ये सांदलन क्या होता है, ठीक है ना। अब चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा चाहे विधि निस्तापन हो या भर्जन हो, चाहे निस्तापन हो या भर्जन हो, धातुओं को हम किस में बदलते थे? अगर जो बच्चा पहला जवाब देगा मैं उसका नाम लूंगा। मोहित है, अजीत है, रोशन है, एमडी अक्रम है, शालिनी है। मेरे बच्चे चाहे निस्तापन विधि हो या भर्जन विधि हो, धातुओं को हम किस में कन्वर्ट करते थे? किस में कन्वर्ट करते थे? तो आप लोगों का आंसर आना स्टार्ट है। गुरुजी कोई भी विधि हो हम धातुओं को ऑक्साइड में बदलते थे। किसमें बच्चों? धातुओं को ऑक्साइड में ना, ऑक्साइड में बदलते थे, ऑक्साइड में, ठीक है ना। और प्यारे बच्चों हम धातुओं को पिघलाते थे, धातुओं को अयस्क को पिघलाते थे, अयस्क को पिघलाते थे बच्चों, अयस्क को पिघलाते थे, ठीक है ना। हाँ हम बच्चों ऑक्साइडों में कन्वर्ट करते थे, ऑक्साइडों में, ठीक है। अब हमारे पास 3 चीजें बच चुकी हैं जो मैंने कल आपको बताया था कि मैं आपको बताने वाला हूं। बोलो कौन कौन 3 चीजें जल्दी से कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो हम लोग प्यारे बच्चों सबसे पहले शुरुआत हुई थी मामले कहां से बताओ? सबसे पहले मामला स्टार्ट हुआ था कहां से? गुरुजी मामला स्टार्ट हुआ था खनिज से। खनिज के बाद जिसमें ज्यादा धातु मिला हम उसे अयस्क बोले। अयस्क के बाद अयस्क का पहले हमने सांद्रण किया, यानी जो अशुद्ध पदार्थ थे यानी गेंग को निकालकर फेंका। उसके बाद प्यारे बच्चों हमने क्या किया? इसका सांद्रण किया। सांद्रण करने के बाद हमने 2 विधि को अपनाया। पहली विधि का नाम है ना, 2 विधि को अपनाया सांद्रण के बाद। पहला नाम क्या था बच्चों? पहला का नाम था निस्तापन और दूसरे का नाम क्या था बच्चों? दूसरे का नाम था भर्जन। और दोनों से हमें क्या मिला? दोनों से हमें क्या मिला बताओ? दोनों से हमें क्या मिला? दोनों से हमें मिला धातु के ऑक्साइड। दोनों से हमें क्या मिला? धातु के ऑक्साइड बच्चों। दोनों से हमें क्या मिला? धातु के ऑक्साइड मिला, ठीक है ना। अब यहां हम लोग आज 3 नए शब्द को सुनेंगे। कितने शब्द को जल्दी बताओ, है ना। अच्छा ये बताओ जो अयस्क निष्पातन मतलब जो अयस्क निष्पातन के प्रोसेस से बाहर आया हम उसे क्या बोलेंगे? जो अयस्क निस्तापन के प्रोसेस से बाहर आया हम उसे क्या बोलेंगे? हम इसे निस्तापित बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हम इसे निस्तापित बोलेंगे। निस्तापन होने के बाद जो अयस्क है वो क्या कहलाता है बच्चों? निस्तापित कहलाते हैं। और भर्जन होने के बाद वो अयस्क क्या कहलाते हैं? तो बच्चों भर्जन होने के बाद वो जो अयस्क हैं वो भर्जित कहलाते हैं।
वो भरजित कहलाते हैं, भरजित, है ना। तो प्यारे बच्चों, सुमित सर की तबीयत बहुत खराब होने की वजह से वो क्लास अंग्रेजी की नहीं ले पाए। अंग्रेजी की क्लास बच्चों बहुत जल्दी आपकी होगी, मेरे ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं। तो मैंने बताया कि निस्तापन क्रिया के बाद जो अयस्क है वो निस्तापित कहलाया, और भर्जन प्रक्रिया के बाद जो हुआ वो भर्जित कहलाया। तो बच्चों आज हम लोग 3 नए शब्द को सीखेंगे, उसके बाद ये प्रोसेस हमारा समाप्त होगा। 3 नए शब्द हैं। पहला शब्द है गालक। क्या है बच्चों? गालक। कितने बच्चों ने सुना है कभी गालक शब्द? एक है गालक, एक क्या है? गालक। और कल मैंने 2 चीजें आपको बताई थी। दूसरा है बच्चों धातुमल। एक है गालक, एक है धातुमल, जो हमने कल आपको नहीं बताया था। और तीसरा एक शब्द है जिसका नाम है प्रगलन। क्या नाम है? प्रगलन। तो प्यारे बच्चों, ये 3 चीजों को आपको समझना है। 3 चीजों को आपको समझना है। एक बार क्लास को सभी लोग अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इस क्लास को एक बार बहुत तेजी से शेयर कर दें। सभी व्हाट्सएप में, सभी टेलीग्राम पर, सभी अपने अपने स्टेटस में सब लोग शेयर कर दें, ठीक है, ताकि जो बच्चे नहीं जुड़ पाए हैं वो जुड़ जाए। तो बच्चों, आप सभी लोग क्या ये 3 चीजों को सीखने के लिए तैयार हो? यस सर, यस सर, यस सर। बच्चों, और ये 3 चीज जो है, ये तीनों शब्द जो है, ये कब यूज हो रहा है? ये जब अयस्क या तो निस्तापित हो गया या तो भर्जित हो गया। ध्यान दीजिएगा, इन तीनों शब्द को हम कब सुने? सर, इन तीनों शब्द को हम तब सुने जब अयस्क निस्तापित हो चुका है और भर्जित हो चुका है। तो कहते हैं चलिए, कहते हैं कि बच्चों निस्तापित होने के बाद, ध्यान दीजिएगा, ये अयस्क हैं। ये क्या है? अयस्क हैं। ये क्या है बच्चों? अयस्क हैं। अब ये जो अयस्क हैं, ये अयस्क हैं, हमने इसको टेम्परेचर पर, यानी इसमें हमने आग पर, ताप पर हमने इसको खौला दिया। ताप पर हमने खौला दिया। तो खौलने के बाद क्या बच्चों 100%, क्या इसका 100% द्रव बन गया? 100% द्रव बन गया, या कुछ हिस्सा द्रव नहीं बनता होगा? पॉसिबिलिटी क्या है? क्या संभावना है कि सर अगर हम इस अगर ये जो अयस्क है इसको नीचे से हम ताप देते हैं, चाहे वायु की उपस्थिति में दे या वायु की अनुपस्थिति में, तो क्या ये 100% प्यारे बच्चों द्रव के रूप में बदल गया होगा, या कुछ परसेंटेज ऐसा होगा जो द्रव के रूप में नहीं, यानी कि हम कह सकते हैं अद्रव ना, यानी ये द्रव नहीं बना होगा। कुछ तो परसेंट होगा, बोलो यस और नो। कुछ तो ऐसा परसेंटेज होगा जो द्रव नहीं बना होगा, ठीक है ना, जो द्रव नहीं बना होगा, यानी जो नहीं गला होगा। बच्चों, जो नहीं गला होगा हम उसे अगलनशील बोलते हैं। अगलनशील, है ना बच्चों। जो गल जाए हम उसे बोलते हैं गलनशील, और जो नहीं गले उसे बोलते हैं अगलनशील, है ना। तो कहते हैं गालक ऐसा पदार्थ होता है, गालक ऐसा पदार्थ होता है जो, मान के चलिए कि इसको हमने खौलाया बच्चों, तो इसके कुछ पार्ट्स गल गए और कुछ पार्ट्स नहीं गले। तो अब उसमें हम एक पदार्थ मिलाएंगे जिसका नाम है गालक। गालक मिला देने से जो पदार्थ नहीं गला है वो पदार्थ इससे अलग हो जाएगा। समझ गए? गालक समझ गए? बताइए गालक के बारे में। सर हम समझ गए। गालक ऐसा पदार्थ होता है, गालक ऐसा पदार्थ होता है जिसे भर्जित या निस्तापित अयस्क में मिला देने से अगलनशील पदार्थ उससे दूर हट जाता है, उससे दूर। मान के चलिए कि इसको मैंने गलाया और इसके 95% हिस्सा गल गया, 95% हिस्सा गल गया, और बच्चों कितना परसेंट नहीं गला? 5% हिस्सा नहीं गला, तो हम इसे बोलेंगे अगलन। ये है हमारा अगलन। अब इसको अलग करने के लिए हम इसमें क्या मिलाएंगे बताओ? इसको अलग करने के लिए हम इसमें क्या मिलाएंगे गुरुजी? गालक मिलाएंगे। गालक, जो पदार्थ मिलाएंगे वो गालक कहलाएगा। इस चीज को आप समझ लीजिए, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। हाँ ठीक है, चलिए, हो गया ना। अब हमने क्या किया, ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास क्या हो गया, हमने इसको अलग कर दिया, हमने इसको अलग कर दिया। अब प्यारे बच्चों, अब ये धातुमल क्या है? सर ये धातुमल क्या है? धातुमल, अब उसमें जो पदार्थ मिलाएंगे, अब जो हमारे पास नहीं गला है बच्चों, यानी ये हमारे पास जो अगलनशील पदार्थ है, कितना परसेंट? 5% जो अगलनशील पदार्थ है, क्या हम इसको गलाएंगे या फेंक देंगे? बताओ,
क्या हम इसको गलाएंगे या इसे फेंक देंगे? तो आप कहोगे सर इसको भी गलाना है, इसको भी गलाना है। तो अब इसको एक्स्ट्रा गलाने के लिए इसमें जो भी हम पदार्थ मिलाएंगे उसको बोलेंगे धातु मल। क्या बोलेंगे? धातु मल। इसमें उस पदार्थ का संयोग कर देंगे। ये जो अगलनशील पदार्थ है इसमें अगर हम इसको मैच कर देंगे तो फिर ये हंडना, फिर ये क्या होगा? गल जाएगा, गल जाएगा। तो हम लोग प्यारे बच्चों जो अगलनशील पदार्थ है उसमें जिस पदार्थ के संयोग से वह गल जाता है उस पदार्थ को धातु मल कहते हैं। उस पदार्थ को क्या कहते हैं? धातु मल कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये दो शब्द हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, एक और ये दो। तीसरा तो प्रगलन बहुत आसान है। प्रगलन ये कहता है कि जो धातु के ऑक्साइड हैं उसको, धातु के जो ऑक्साइड हैं, ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, दोनों विधि आप कीजिए। अब हम लोग समझने वाले हैं प्रगलन को, अब हम लोग प्रगलन को समझने वाले हैं, प्रगलन को। अच्छा, चाहे आप निस्तना, चाहे आप निस्तापन यूज कीजिए, निस्तापन, निस्तापन, चाहे आप यूज कीजिए भर्जन, चाहे निस्तापन या भर्जन, आपको क्या मिलने वाला है? जल्दी बताओ, आपको मिलने क्या वाला है? सर दोनों विधि से हमें मिलने वाला है धातु के ऑक्साइड। क्या मिलने वाला है? धातु के ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड। दोनों विधि में आपको क्या मिलने वाला है? तो बच्चों दोनों विधि में आपको धातु के ऑक्साइड मिलने वाला है। अब आपने कोयला का नाम सुना है? हाँ सर, कोयला का नाम सुना है। अब क्या करते हैं? कोक में इसको गर्म करते हैं। कोक, कोक बोले तो कोयला है ना, कोक में हम इसे क्या करते हैं? गर्म करते हैं। और कोक में जब हम इसे गर्म करते हैं तो धातु के ऑक्साइड से हमें क्या प्राप्त होता है? हमें प्राप्त होता है शुद्ध धातु। क्या होता है? शुद्ध धातु प्राप्त होता है, शुद्ध धातु। इसी विधि को, इसी प्रोसेस को मेरे बच्चे प्रगलन कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे, आप कहेंगे सर कि धातु के ऑक्साइड को कोक, है ना, कोक के ताप में गर्म करने पर शुद्ध धातु प्राप्त होता है। इसी विधि को, इसी प्रक्रिया को प्रगलन कहते हैं। तो कितने ऐसे बच्चे हैं जो प्रगलन की परिभाषा लिख सकते हैं? एक बार कमेंट बॉक्स में यस कर दीजिए बहुत तेजी में। और मेरे प्यारे बच्चों, शायद आप लोगों ने क्लास को शेयर नहीं किया है तो एक बार जल्दी से, जितने बच्चे देख रहे हैं सब लोग क्लास को शेयर कर दें बहुत तेजी में। यस गुरुजी, यस यस, हमने शेयर कर दिया, हमने शेयर कर दिया। एक बार जल्दी से आप सभी लोग बच्चों क्लास को शेयर कर दें, ठीक है? तो मेरे ख्याल से आपने समझ गया होगा कि ये क्या होता है ना। यानी बच्चों प्रगलन क्या है? प्रगलन एक ऐसी विधि है जिसमें धातु के ऑक्साइड को कोक के ताप पर गर्म करके उससे शुद्ध धातु प्राप्त किया जाता है। तो आइए बच्चों सबसे पहले हम यही पढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट क्या पढ़ेंगे हम लोग? गुरुजी सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग नंबर 1 गालक किसे कहते हैं? क्या लिखेंगे सबसे पहले बच्चों? गालक लिखिए कॉपी में, गालक, गालक के बारे में लिखिए, गालक की परिभाषा, गालक की परिभाषा। थोड़ा तेजी में लिखते हैं बच्चों, टाइम बहुत ज्यादा लगता है, मैंने तो समझा दिया। गालक की परिभाषा पढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों जो, ठीक है ना, कहते हैं कि वैसे पदार्थ जिन्हें निस्तापित या भर्जित, निस्तापित और भर्जित कर देते हैं। वैसे पदार्थ जिन्हें निस्तापित और भर्जित अयस्क में मिलाने से, भर्जित अयस्क में मिलाने से, अयस्क में मिलाने पर अयस्क से अगलनशील पदार्थ अलग हो जाते हैं, अगलनशील पदार्थ अलग हो जाते हैं, कॉमा, अलग हो जाते हैं, कॉमा, क्या कहलाते हैं बच्चों? गालक कहलाते हैं, गालक कहलाते हैं। कितने बच्चों को 100% ये लिखना आ गया और 100% आपको याद भी हो गया है कि नहीं? जल्दी बताओ कितने बच्चों को याद हो गया? हटाओ स्पीड में बताओ। यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है, तो गुरुजी हमको ये समझ में आ गया कि वैसे पदार्थ जिन्हें निस्तापित और भर्जित अयस्क में मिलाने पर अयस्क से अगलनशील पदार्थ अलग हो जाते हैं, उसे ही हम लोग गालक कहते हैं। ठीक है ना? जो अगलनशील है, जो नहीं गलता है, निस्तापन की क्रिया में, भर्जन की क्रिया में, उसको बाहर करने के लिए जो पदार्थ उसमें मिलाते हैं उसको हम लोग गालक कहते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? गालक कहते हैं। 100% अपने से बनाया हुआ परिभाषा आपको मैं दे रहा हूं। गालक के बाद क्या आता है बच्चों? गालक के बाद क्या आता है? गालक के बाद हम लोगों ने पढ़ा था, है ना, गालक के बाद आता है धातु मल। क्या है? धातु मल।
धातुमल, धातुमल, ठीक है ना, धातुमल। क्या आंसर होगा इसका? कहते हैं कि वैसे पदार्थ जो अगलनशील पदार्थ से संयोग कर, अगलनशील पदार्थ से मिलकर या संयोग कर, अगलनशील पदार्थ से संयोग कर उन्हें गलनशील बना देता है, उन्हें गलनशील बना देता है, कॉमा, ठीक है ना। क्या बच्चों कहते हैं ऑर्गन है ना को संयोग कर उन्हें द्रवनशील बोल सकते हैं या गलनशील, है ना, उन्हें द्रवनशील बना देता है, द्रवनशील यानी कि लिक्विड फॉर्म में, है ना, बना देता है कॉमा धातुमल कहलाता है, धातुमल कहलाता है। कितने ऐसे बच्चे हैं जिसको धातुमल याद हो गया? अंग्रेजी में हम इसे स्लैग कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? अंग्रेजी में हम इसको स्लैग बोलते हैं, स्लैग, है ना, हम इसे अंग्रेजी में स्लैग कहते हैं। क्या आपको ये 100% याद हो गया? बताइए। हाँ सर, वैसे पदार्थ जो अगलनशील पदार्थ से संयोग कर उन्हें द्रवनशील बना देता है, यानी उसको प्यारे बच्चों गलने मतलब कि गला देता है, आप कह सकते हो, उन्हें धातुमल कहते हैं। ठीक है, अच्छे से नोट करके रखना बच्चों। कोई किताब की परिभाषा है, आप याद करते करते थक जाओगे, याद नहीं होता है, ये बहुत आसानी है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारा क्या था? प्रगलन, है ना, प्रगलन, है ना, क्या था बच्चों? प्रगलन, जिसको अंग्रेजी में बुक में कुछ दिया होगा इसके अंग्रेजी में। प्रगलन को प्यारे बच्चों अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो गुरुजी प्रगलन को अंग्रेजी में, है ना, अगर हम प्रगलन की बात करते हैं बच्चों, तो प्रगलन को अंग्रेजी में स्मेल्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्मेल्टिंग बच्चों, क्या बोलते हैं? स्मेल्टिंग, है ना, स्मेल्टिंग कहते हैं प्रगलन को, कि है ना, इसका आंसर लिखेंगे बच्चों कि, है ना, धातु के ऑक्साइड को कोक, है ना, कोक के ताप पर गर्म करके शुद्ध धातु, है ना, शुद्ध धातु प्राप्त, है ना, शुद्ध धातु प्राप्त करने की विधि को, शुद्ध धातु प्राप्त करने की विधि को, शुद्ध धातु प्राप्त करने की विधि को, शुद्ध धातु प्राप्त करने की विधि को प्रगलन कहते हैं, प्रगलन कहते हैं। प्यारे बच्चों, कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको पता चल गया सर 100% मुझे याद हो गया कि धातु के ऑक्साइड को कोक के ताप पर गर्म करके शुद्ध धातु प्राप्त करने की विधि को ही प्रगलन कहते हैं, और ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो बच्चों, हम लोगों ने बहुत सटीक, बहुत अच्छे से इसको याद किया। ठीक है, तो पहले बच्चों एक बार आप सभी लोग क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा सभी दोस्तों में, ठीक है ना। और ये हमारा आंसर था कि धातु के ऑक्साइड को कोक के ताप पर गर्म करके शुद्ध धातु प्राप्त करने की विधि को ही प्रगलन कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग मुझे एक बात ये बताइए कि सर कोई भी टॉपिक पूछा जाए हम क्वेश्चन बना देंगे। ठीक है, अब है ना बच्चों, अब यहां से समाप्त हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कि खनिज किसे कहते हैं, बता देंगे? यस सर। पूछा जाए अयस्क किसे कहते हैं, बता देंगे। आपसे पूछा जाए बच्चों कि अयस्कों का सांद्रण किसे कहते हैं, बता देंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि ना गेंग क्या होता है, क्या आप बता देंगे। आपसे पूछा जाए कि निस्तापन किसे कहते हैं, आप बता देंगे। आपसे पूछा जाए भर्जन किसे कहते हैं, आप बता देंगे। आपसे पूछा जाए बच्चों की गालक, है ना, गालक किसे कहते हैं, आप बता देंगे। आपसे पूछा जाए गालक के बाद बच्चों भी क्या बताएं आपको, गालक के बाद क्या बताए थे अभी, है ना। आपसे पूछा जाए प्रगलन किसे कहते हैं, बता देंगे। ठीक है, गालक के बीच में एक चीज कल हमने छोड़ा भी था, उस चीज का क्या नाम था बच्चों, बताना। धातुमल, है ना, धातुमल किसे कहते हैं, आप बता देंगे। धातु कर्म किसे कहते हैं? यस, धातु कर्म तो पहले ही सिखाए थे। धातु कर्म अयस्क से धातु प्राप्त करने की विधि को ही धातु कर्म कहते हैं। तो पहले बच्चों मैंने आपको कल से लेकर आज तक में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ऐसे शब्द बताए जो हमारे रिलेटेड हैं। ठीक है ना, 10 ऐसे शब्द बताए जो प्यारे बच्चों हमारे बहुत ज्यादा रिलेटेड है, और आप इसको बहुत अच्छे से बना करके लिख सकते हो पेपर में। ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ जाए। अब यहां से प्यारे बच्चों मामला बहुत आसान हो जाता है, बहुत हल्का हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपने ये मोस्ट टॉपिक पढ़ लिया तो क्या आप हल्का, है ना, हल्का टॉपिक पढ़ने के लिए तैयार हो? यस और नो, जल्दी बताओ। यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है, अब बच्चों हल्का टॉपिक है, क्या है? बहुत हल्का टॉपिक है। अब जितने भी टॉपिक हैं उस टॉपिक को हम बोलते हैं हल्का टॉपिक। क्या बोलते हैं बच्चों? इजी, है ना। अब जितने भी टॉपिक हैं बच्चों इस चैप्टर के वो बहुत इजी टॉपिक हैं, और अगर आप तैयार हैं तो मैं आज ही खत्म कर दूं। स्टार्ट करें? यस सर। देखो बच्चों, अब हमें कुछ प्रमुख धातु के बारे में यहाँ पढ़ना है ना, कुछ प्रमुख धातु
प्रमुख धातु के बारे में पढ़ना है और वो धातु कहां से आया ये बात जानना है। बच्चों सबसे पहला धातु जो आपकी बुक में दिया है, ज्यादा नहीं पढ़ना है, सबसे पहले कुछ प्रमुख धातु पढ़ना है। सबसे पहले बच्चों बात करते हैं सोडियम की, बात करते हैं सोडियम की। तो सोडियम के बारे में आप क्या जानते हैं? जैसे बच्चों सोडियम का संकेत क्या होता है? तो सोडियम का संकेत होता है Na। सोडियम की परमाणु संख्या क्या होती है? तो बच्चों परमाणु संख्या सबको पता है 11 होती है। सोडियम की संयोजकता क्या होती है? तो संयोजकता प्यारे बच्चों होती है, संयोजकता होती है क्या बच्चों? 1 है ना। अगर पूछा जाए कि प्राप्त कहां से होता है, इसका स्रोत क्या है, कहां से ना सोडियम प्राप्त होता है, तो ये बच्चों सोडियम क्लोराइड के है ना, यानी कि जलीय विलयन जो होता है समुद्र में जो होता है सोडियम क्लोराइड NaCl, वहां से ये प्राप्त होता है। आपसे पूछा जाए कि बच्चों किस विधि से प्राप्त होता है, तो कहना बच्चों विद्युत अपघटन से। किस विधि से? आपसे पूछा जाए कि सोडियम जो है वो किस विधि से प्राप्त होता है, तो वैद्युत अपघटन विधि से। क्या बोलना बच्चों? कि सोडियम जो है वो वैद्युत अपघटन विधि से प्राप्त होता है। वैद्युत अपघटन विधि क्या है सर? है ना, वैद्युत अपघटन विधि विद्युत को है ना, विद्युत उसमें प्रवाहित करके उससे धातु को अलग किया जाता है। तो पहले बच्चों सोडियम के बारे में इतना चीज आपको जानना था। अगर आप जान चुके हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में यस लिख दें, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, है ना। चलिए पहले बच्चों कोई भी जो धातु है वो अपने अयस्क से प्राप्त होता है। कोई भी धातु अगर है तो वो अपने अयस्क से प्राप्त होता है। नेक्स्ट आपके बुक में पढ़ना है जिसके बारे में नाम है उसका बच्चों जिंक। क्या नाम है उसका? नाम क्या है? जिंक, है ना, जिंक यानी कि दूसरा धातु है जिसको पढ़ना हिंदी में बोलते हैं जस्ता और अंग्रेजी में हम इसको बोलते हैं जिंक। बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि इसका संकेत क्या होता है, तो आप सभी लोग जानते होंगे इसका संकेत होता है Zn। इसकी परमाणु संख्या क्या होती है? तो बच्चों परमाणु संख्या इसकी 30 होती है। परमाणु संख्या मेरे बच्चे 30 होती है। अच्छा ये प्राप्त, इसके प्रमुख अयस्क क्या है, कहां कहां से प्राप्त होते हैं? ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर यहां से पूछा जाता है। इसके प्रमुख अयस्क बताइए, इसके अयस्क। अयस्क जो है बच्चों जिंक जो है वो 3 चीजों से प्राप्त हो सकता है। बोलो किससे किससे? तो सबसे पहले जिंक ब्लेड से, है ना। जिंक जो है बच्चों वो जिंक ब्लेड इसका प्रमुख अयस्क है, ब्लेड जिसका होता है ZnS, ये है जिंक ब्लेड। और दूसरा है जिंकाइड। क्या है बच्चों? दूसरा है जिंकाइड से ये प्राप्त होता है। किससे होता है? जिंकाइड से। और तीसरा होता है, नहीं दूसरा बच्चों केलेमाइन, है ना, दूसरा होता है केलेमाइन, है ना, केलेमाइन से प्राप्त होता है। और तीसरा मेरे बच्चे जिंकाइड से प्राप्त होता है। कहां से? जिंकाइड से प्राप्त होता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि केलेमाइन जो है किसका प्रमुख अयस्क है? केलेमाइन जो है वो किसका प्रमुख अयस्क है? और पहले बच्चों ये भी पूछा जाता है कि जिंकाइड किसका प्रमुख अयस्क है? तो ये सभी हैं जिससे हम लोग जस्ता प्राप्त कर सकते हैं। 3 चीजें हैं, बताओ कौन कौन सा है? पहला है सर जिंक ब्लेड, और दूसरा है केलेमाइन, और तीसरा है हमारा जिंकाइड। याद रहेगा? बताओ हाँ या ना। याद रहेगा? जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में। यस गुरुजी याद रहेगा, यस यस एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, है ना। कि जिंक हम लोग कहां कहां से प्राप्त कर सकते हैं? तो सर 3 इसके प्रमुख अयस्क हैं। पहला है हमारा जिंक ब्लेड, दूसरा है केलेमाइन, और तीसरा है जिंकाइड। तीसरा क्या है? जिंकाइड। तो 3 इसके प्रमुख अयस्क हैं। अयस्क किसको बोलते हैं? जिससे हम लोग उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों ये तीनों से ही हम लोग प्राप्त कर सकते हैं जस्ता को, यानी जिंक को। ठीक है आगे बढ़ जाएं। यस गुरुजी, यस 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 100% बच्चों यहां से एक ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाएगा, एक ऑब्जेक्टिव पक्का पूछा जाएगा। इसके बाद में तीसरा जो धातु है इसका नाम है बच्चों पारा। क्या नाम है? पारा, जिसको बोलते हैं मरकरी। क्या बोलते हैं बच्चों? मरकरी। इसका अगर हम लोग संकेत देखें तो संकेत Hg होता है। इसकी परमाणु संख्या देखें बच्चों तो इसकी परमाणु संख्या 80 होता है। क्या होता है? 80 होता है। और इसका प्यारे बच्चों इसके अयस्क जो हैं, ये जो प्राप्त होता है इसके जो अयस्क हैं, ये बच्चों एक ही इसके अयस्क है, याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सीने बार। क्या नाम है? सीने बार। पूछा जाएगा बच्चों कि सीने बार किसका प्रमुख अयस्क है? सीने बार किसका प्रमुख अयस्क है? तो कहना बच्चों कि सीने बार जो है वो अयस्क है पारे का। या फिर आपसे ऐसा पूछा जाए पारे का प्रमुख अयस्क क्या है? तो कहना बच्चों सीने बार। क्या कहना? सीने बार। आगे बढ़ जाए। यस और नो, यस और नो, यस गुरुजी, यस 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 बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा चौथा है, 4 ही धातु के बारे में आपको पढ़ना है। यहाँ पर 4 है बच्चों, आपका नाम है एल्यूमिनियम, है ना, एल्यूमिनियम, है ना। एल्यूमिनियम जो है बच्चों, है ना, एल्यूमिनियम जो है, या फिर लोग इसको एल्युमिनियम भी पढ़ते हैं। ठीक है, इसका जो संकेत है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि एल्युमिनियम का संकेत क्या होता है। तो Al इसका संकेत होता है। पूछा जाए इसकी परमाणु संख्या के बारे में तो बच्चों इसकी परमाणु संख्या 13 होता है। पूछा जाए इसकी संयोजकता के बारे में तो संयोजकता मेरे बच्चे, संयोजकता जो होता है 2 8 10 3, तो इसकी संयोजकता 3 होती है। और आपसे ये पूछा जाए कि इसके प्रमुख अयस्क कौन कौन से हैं, यानी कहां कहां से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों पूछा गया है प्रमुख अयस्क, है ना। तो प्रमुख अयस्क हमसे पूछा गया एल्युमिनियम का। तो एल्युमिनियम का
है ना, इसके भी 3 प्रमुख अयस्क पढ़ेंगे हम लोग। बताओ सबसे पहला सबसे पहला प्रमुख अयस्क क्या है? तो सबसे पहला है बच्चों बॉक्साइड। सबसे पहला क्या है? बॉक्साइड, है ना। बॉक्साइड जो है इसका सबसे प्रमुख अयस्क है Al2O3 इंटू 2H2O, इसका फार्मूला है बॉक्साइड का। ठीक है, दूसरा प्रमुख अयस्क है बच्चों कोरंडम और क्रायोलाइट। क्या है? कोरंडम, क्या है? कोरंडम। और तीसरा है क्रायोलाइट, है ना, क्रायोलाइट, है ना। 3 इसके प्रमुख अयस्क हैं। लाइट, है ना, लाइट बच्चों, क्रायो, है ना, क्रायोलाइट, है ना। तो यहां पर देखा गया है क्रायोलाइट, माफ कीजिएगा, तो Al2O3 इसका हो जाएगा Al2O3। इसका फार्मूला थोड़ा सा अलग है बच्चों, फार्मूला है Na3AIF6, है ना, Na3AIF6। ठीक है, ये इसका फार्मूला है, थोड़ा सा कुछ अलग टाइप का अटपटा फार्मूला है, ये आपने देखा बच्चों। तो 3 इसके प्रमुख अयस्क हैं, 3 इसके प्रमुख अयस्क हैं, और 4 धातु के बारे में आपके बुक में चर्चा है। 4 धातु के बारे में आपके बुक में चर्चा है, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छा, बहुत सुकून से समझ में आया होगा कि सर देखिए एल्युमिनियम जो है इसका संकेत Al है, इसकी परमाणु संख्या 13 है, और इसकी संयोजकता जो है गुरुजी वो 3 है। इसके प्रमुख अयस्क हैं बॉक्साइड, कोरंडम और क्रायोलाइट। ठीक है, बस यही एग्जाम में आपको घुमा घुमा कर पूछा जाता है। Na3AIF6 इसका फार्मूला होता है, ये क्वेश्चन घुमा घुमा करके पूछा जाता है। गुरुजी शुद्धिकरण की विधि आपने नहीं पढ़ाई, है ना मेरे बच्चे। शुद्धिकरण की विधि अगर आप पढ़ेंगे तो वैद्युत अपघटन उसमें सबसे प्रमुख है, याद रखना। धातुओं को शुद्धिकरण की विधि, परिष्करण की विधि बहुत कम पूछा जाता है, बहुत कम। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। बताओ क्या आप इसका टेस्ट देना चाहते हो? अगर आपको लगता है हाँ तो मैं पढ़ा दूंगा जी। क्या इसका टेस्ट लिया जाए? सिंपली मेरी बच्ची पढ़ा देंगे। ठीक है, अगर आपको लगता है तो मैं पढ़ा दूंगा। बताओ आगे बढ़े, क्या इसका टेस्ट हो जाए एक बार? हाँ सर, चलो बच्चों एक बार टेस्ट हो जाए। लो जल्दी से, जो हमने पढ़ा अभी इसका टेस्ट हम लोग देते हैं और देखते हैं कितने बच्चे इसको सही करते हैं। पहले बच्चों पहला चीज है, ये बताइए कि सिनेबार किसका प्रमुख अयस्क है? मतलब सिनेबार से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? सिनेबार किसका प्रमुख अयस्क है? कमेंट बॉक्स में छापिए जल्दी से। ठीक है, दूसरा प्यारे बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि बता भाई क्रायोलाइट किसका अयस्क है? क्रायोलाइट किसका अयस्क है? या तीसरा आपसे पूछा जाए कोरंडम, है ना, कोरंडम किसका अयस्क है? या मेरे बच्चों ये बताओ कि जिंकाइड किसका अयस्क है? जिंकाइड, है ना। तो अभी आप लोगों के पोल खुलेंगे, बहुत तेजी में आप लोग आंसर करोगे। गुरुजी देखो सिनेबार जो है ये पारे का अयस्क है, पारा का। और दूसरी बात है क्रायोलाइट जो है, क्रायोलाइट, है ना, क्रायोलाइट जो है बच्चों ये अयस्क है किसका? क्रायोलाइट जो है ये अयस्क है बच्चों जिंक का, इसका है जिंक का। लेकिन कोरंडम जो है ना, सॉरी माफ कीजिए, हाँ क्रायोलाइट जिंक का अयस्क है ना, और कोरंडम जो है, कोरंडम जो है ना, क्रायोलाइट किसका है? जिंक का है। और कोरंडम जो है मेरे बच्चे ये किसका अयस्क है? ये अयस्क है एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम का। जबकि जिंकाइड तो जिंक है ही, जिंकाइड में तो जिंक लिखा ही है, जिंकाइड में तो समझो जिंक लिखा ही है, देख लीजिए, है ना। कोरंडम का होना, है ना, कोरंडम किसका है? तो एल्यूमिनियम का है। तो प्यारे बच्चों याद करना पड़ेगा सर कौ से नाम है। अब यहाँ पर एक ट्रिक याद करना पड़ेगा, तो भूल जाओगे, अभी मैं फंस गया था। तो बच्चों अब मुझे क्या चाहिए? अब हमें क्या चाहिए बताओ? गुरुजी हमें चाहिए ट्रिक। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए ट्रिक। बिना ट्रिक का ये नहीं हो सकता, कुछ ना ट्रिक तो लगाना ही पड़ेगा। कि सर ये बताइए कि कोरंडम, है ना, मतलब कि 3 नाम है कौ से 3 नाम है कौ से। पहला है प्यारे बच्चों, है ना, यहां पर कोरंडम क्रायोलाइट 2 हो गया, ठीक है ना, कोरंडम क्रायोलाइट दोनों। अरे गलती हो गया मेरा, गलत है, अभी भी गलत है। अरे कोरंडम और क्रायोलाइट दोनों तो दोनों एल्युमिनियम का है कोरंडम यही बच्चों एल्युमिनियम का, माफ कीजिएगा, ये भी एल्युमिनियम का होगा, ये भी एल्युमिनियम का होगा, ये भी एल्युमिनियम का होगा, गलत है मेरा। ठीक है बच्चों, इसका अगर हम देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसका केलेमाइन है। क्या नाम है? केलेमाइन। केलेमाइन प्यारे बच्चों ये हमारा किसका है? जस्ता का है, केलेमाइन। ध्यान दीजिएगा, है ना, है ना, ध्यान दीजिएगा, केलेमाइन। तो प्यारे बच्चों हमने ट्रिक बनाया कि हमने ट्रिक बनाया इसमें बहुत ही प्यारा, क्या बनाया, है ना, क्या बनाया हमने कि जा केला खा। ठीक है ना, क्या बनाया ट्रिक मैंने? अभी बनाया, तुरंत बच्चों बना है। जा केला खा, जा मतलब जस्ता और केला मतलब केले माइन, केले माइन। वाह 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 गुरुजी, सब दुख दर्द दूर हो गया कि जस्ता का केले माइन है। अगर बच्चों कौ आता है दूसरे में, अगर दूसरे में कौ आता है, अगर दूसरा कोई भी कौ पूछता है, जैसे बच्चों क्रायोलाइट पूछता है, क्रायोलाइट पूछता है, क्रायोलाइट है ना, या बच्चों कोरंडम पूछता है,
कोरंडम, तो इसमें जिंक नहीं आएगा, इसमें एल्युमिनियम आएगा। कैसा लगा ट्रिक बच्चों, एक बार फटाफट से आप सभी लोग नीचे बताना क्या अच्छा लगा। जा केला खा, हमने ट्रिक बना दिया, जा केला खा मतलब जा से जस्ता और केले माइन से, है ना, केला से केले माइन। तो प्यारे बच्चों अब जिंदगी में गलत नहीं हो सकता है। अगर कोई गलत करके दिखा दे तो 200 रुपए इनाम दे दूं, ठीक है ना। अब गलत करके कोई दिखा दे तो 200 रुपए इनाम दे दूं। अब ये गलत नहीं हो सकता है, ठीक है बच्चों, अब ये गलत नहीं हो सकता है। हो सकता है क्या बताओ? नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, नहीं हो सकता है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों हम लोग चलते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बहुत सुकून भरा एक चीज पढ़ते हैं जिसका नाम है बच्चों संचारण। क्या नाम है? संचारण। ध्यान दीजिए, संचारण को अगर हम लोग देखें, संचारण, ठीक है ना, तो संचारण को हम लोग गांव की भाषा में मतलब हम लोग प्यारे बच्चों गांव की भाषा में, हम लोग अपनी भाषा में संचारण को हम कहते हैं खराब होना। क्या बोलते हैं बच्चों? खराब होना कहते हैं संचारण को, खराब होना। और यही संचारण बच्चों, संचारण, यही संचारण अगर लोहे में हो जाए, किस में हो जाए? लोहे में, तो हम कहते हैं भैया ये तो जंग लग गया, तो हम इसे जंग लगना भी कहते हैं, जंग लगना भी कहते हैं। बच्चों ये बताओ, कोई भी धातु, अगर कोई भी धातु का संचारण होता है और जिस धातु का संचारण होता है हम उसे संचारित कहते हैं, यानी जो अपराध करता है हम उसे अपराधी कहते हैं। जिस प्रकार से, है ना, जिस धातु का संचारण होगा हम उसे क्या बोलेंगे? जिस धातु का संचारण होगा हम उसे क्या बोलेंगे? हम उसे बोलेंगे संचारित। क्या बोलेंगे बच्चों? संचारित। अब ये संचारण क्या है? प्यारे बच्चों आपने कभी लोहा, नया लोहा खरीद के घर में लाया होगा। हाँ सर लाए थे। कुछ दिन बाद आपने देखा होगा कि लोहे के ऊपर जंग लग गया, तो हम कहते हैं भैया ये इसका संचारण हो गया। आपकी मम्मी ने कभी सोना खरीद के लाया होगा, क्या बच्चों? सोना, और कुछ दिन बाद देखे होंगे कि सोना का रंग बदल गया, तो हम कहते हैं इसका संचारण हो गया। आपने कभी चांदी देखा होगा, चांदी का रंग बच्चों काला पड़ जाता है, तो हम कहते हैं ये संचारित हो गया। आपने कभी बर्तन तांबे का देखा होगा, तांबा का बर्तन प्यारे बच्चों कभी कभी हरा हो जाता है, तो हम कहते हैं ये संचारित हो गया, ठीक है। लोहा का रंग बच्चों भूरा हो जाता है, तो ये हम कहते हैं संचारित हो गया, ठीक है ना। यानी बच्चों अगर हम लोग मतलब कह सकते हैं तो मतलब कि सरल भाषा में किसी भी धातु का खराब हो जाना संचारण कहलाता है। अब बच्चों ये बताओ कि कोई भी धातु का संचारण कैसे होगा? क्या क्या वो आवश्यक चीज है जो किसी भी धातु को संचारित होने के लिए मतलब कि मतलब संचारित कर देती है? क्या क्या ऐसा चीज है? जल्दी कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। क्या क्या ऐसा चीज है जो धातु को संचारित कर सकती है? गुरुजी देखो, सबसे पहले नंबर 1 पर हम रखेंगे ऑक्सीजन को, नंबर 1 पर हम रखेंगे ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन बहुत खराब चीज, यही करता है लोगों को साना, यही करता है धातु को खराब। अच्छा, दूसरा सर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड भी करता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी जो है वो धातुओं को संचारित कर सकता है, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड भी कर सकता है। और बताओ सर देखो धातुओं को खराब तो सल्फर डाइऑक्साइड भी कर सकता है, सल्फर SO2, सल्फर डाइऑक्साइड भी धातुओं को खराब कर सकता है। और क्या करता है बच्चों? सर जल का भाप, सर जल वाष्प, जल वाष्प जो है वो भी धातुओं को खराब कर सकता है, जल वाष्प भी बच्चों धातुओं को खराब कर सकता है। और क्या कर सकता है सर? और कर सकता है हाइड्रोजन सल्फाइड, है ना, हाइड्रोजन सल्फाइड जो है, हाइड्रोजन सल्फाइड HS है ना, हाइड्रोजन सल्फाइड जो है HS जो है, हाइड्रोजन सल्फाइड जो है ये भी, हाइड्रोजन सल्फाइड जो है H2S, माफ कीजिएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड जो है ये भी क्या कर सकता है? ये भी धातुओं को संचारित कर सकता है। तो आप देख सकते हैं कोई भी धातु इन सभी चीजों से अभिक्रिया करके किसी भी धातु का ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, जल वाष्प और हाइड्रोजन सल्फाइड से अभिक्रिया करके खराब हो जाना संचारण कहलाता है। तो प्यारे बच्चों कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि है ना बाबू बताओ संचारण किसे कहते हैं, तो आप कहना कि संचारण समझते हैं किसी भी धातु का ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, हाइड्रोजन सल्फाइड या सल्फर ऑक्सना, या फिर क्या कह सकते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड, इन सभी से क्रिया करके खराब हो जाना संचारण कहलाता है। बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि संचारण किसे कहते हैं तो कितने ऐसे बच्चे हैं जो बता सकते हैं? जल्दी से हाथ उठाओ। यस सर मैं बता सकता हूं, किसी भी धातु का ऑक्सीजन,
कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, जल वाष्प और हाइड्रोजन सल्फाइड से अभिक्रिया करके खराब हो जाना संक्षारण कहलाता है। मैं बता दूंगा, किसी को भी बता सकता हूं गुरुजी, हाँ, ठीक है, संक्षारण कहलाता है। और यही क्रिया अगर लोहे में होती है तो हम इसे लोहे का जंग लगना कहते हैं बच्चों, जंग लगना कहते हैं। एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसको याद नहीं होगा बच्चों, ठीक है। तो आपने पढ़ लिया कि संक्षारण की परिभाषा बच्चों, ठीक है, संक्षारण की परिभाषा आपने पढ़ ली। फिर से बोलो, आंख मूंद कर बोलो, सर किसी भी धातु का ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, है ना, उसके बाद में जल वाष्प और हाइड्रोजन सल्फाइड से अभिक्रिया करके खराब हो जाना संक्षारण कहलाता है। हम इस चीज को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं बच्चों। अब यहां पर तीन चीजें याद रखना। अगर लोहे का संक्षारण होता है, संक्षारण होने के बाद यहां है बच्चों पदार्थ, और यहां बच्चों अगर इसका हम संक्षारण हो जाता है तो इसका रंग कैसा हो जाता है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। एक पदार्थ है बच्चों जिसका नाम है लोहा, अगर लोहा संक्षारित होता है बच्चों तो उसका रंग पता है कैसा हो जाता है गुरुजी? पता है, भूरा हो जाता है। अगर प्यारे बच्चे ऑक्सीजन की वजह से होता है। अगर प्यारे बच्चों हम लोग बात करते हैं कि अगर हमारा तांबा का कोई बर्तन है और तांबा का बर्तन है प्यारे बच्चों, अगर वो खराब हो जाता है तो उसका कलर प्यारे बच्चों हरा हो जाता है। कैसा होता है? हरा हो जाता है, ठीक है। अगर चांदी है बच्चों, चांदी है और ये CO2 की वजह से होता है, और चांदी है प्यारे बच्चों तो चांदी का कलर पता है कैसा होता है? चांदी बच्चों काला हो जाता है। किसकी वजह से? SO2 की वजह से, यानी सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, डाई मतलब दो होता है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो प्यारे बच्चों इस डाटा को कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अच्छे से याद रखा है कि हाँ सर मैंने याद रखा है भैया, लोहा खराब होगा तो कलर भूरा हो जाएगा, तांबा खराब होगा हरा हो जाएगा, चांदी खराब होगा काला हो जाएगा, सर मुझे याद है। अब बच्चों आपके मन में एक सवाल आता होगा, गुरुजी मैंने तो ये समझ लिया संक्षारण किसे कहते हैं और संक्षारण को कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जिसके कारण से संक्षारण होता है। अब बच्चों ये बताओ कि संक्षारण से बचाव कैसे करोगे? धातु को संक्षारण से कैसे बचाएं, है ना? संक्षारण से बचाव के उपाय, है ना, बचाव के उपाय। बच्चों कितने ऐसे बच्चे हैं जो बता सकते हैं कि धातु को आप संक्षारण से कैसे बचा सकते हो? क्या क्या आपके पास तरीके हैं? तो आप कहेंगे सर सबसे पहला है धातु के ऊपर लेप चढ़ाकर। क्या चढ़ाकर बच्चों? लेप। अब वो लेप ग्रीस का भी हो सकता है, ठीक है। सबसे पहले धातु के ऊपर लेप चढ़ाकर, किसी भी धातु को अगर संक्षारित होने से बचाना है, ध्यान दीजिए ये मेरे पास एक धातु है बच्चों, बहुत सुकून से पढ़ना। ये क्या है बच्चों? धातु। और ये हमारे चारों तरफ वातावरण में कहीं O2 है, ध्यान दीजिएगा, कहीं वातावरण में यहाँ पर फैला है ना, ध्यान दीजिए, कहीं यहाँ से अटैक हो रहा है, किसका? O2 का। कोई अटैक कर रहा है CO2, कोई अटैक कर रहा है इधर से SO2, यहाँ से कोई अटैक कर रहा है जल वाष्प। क्या कर रहा है बच्चों? जल वाष्प। और यहाँ से अटैक कर रहा है हाइड्रोजन सल्फाइड। तो बच्चों हमें करना क्या है? अगर हम चाहते हैं कि धातुएं संक्षारित हो, मतलब संक्षारित होने से बच जाएं, यानी धातुएं खराब नहीं हो, तो हम क्या करेंगे? सर हम बस यही करेंगे, कोई ऐसा उपाय लगाएंगे जिससे कि यहां तक बस इसका प्रभाव ना पहुंचे, प्रभाव इसका नहीं पहुंचे, यानी ऑक्सीजन इसके सतह को नहीं टच कर सके, कार्बन डाइऑक्साइड इसको टच नहीं कर सके, सल्फर डाइऑक्साइड टच नहीं कर सके, जलवाष्प टच नहीं कर सके, हाइड्रोजन सल्फाइड टच नहीं कर सके। इसके लिए क्या क्या करोगे, है ना? ठीक है सर, यहां पीतल होगा, सर आपने तांबा लिख दिया है। अच्छा सॉरी बच्चों, पीतल होगा क्या? नहीं, तांबा होगा बच्चों, तांबा ही होगा, पीतल नहीं होगा, ठीक है ना। तांबा और जस्ता मिलके पीतल बनाता है। हाँ तो ये मिश्र धातु, पीतल मिश्र धातु है बच्चों, समझिए, मिश्र धातु है पीतल, सॉरी समझिए, ठीक है। आइए तो प्यारे बच्चों सबसे पहले बताओ क्या क्या तरीका है। नंबर 1 तरीका बताओ, सबसे पहला बच्चों, सबसे पहला तरीका क्या बताया था मैंने कि हम ना लेप चढ़ाकर, है ना, क्या करके? धातु पर लेप चढ़ाकर। धातु पर क्या चढ़ाकर बच्चों? लेप चढ़ाकर। अब ये लेप किसका हो सकता है? तो हो सकता है ये लेप बच्चों ग्रीज का हो। किसका? ग्रीज का हो। ग्रीज, हम लोग इसको ग्रीस पढ़ते हैं, ग्रीस बच्चों, नहीं होता ग्रीस, देखा आपने ग्रीस, वो जिसमें फिसलन होता है,
फिसलन होता है? हाँ सर, पहला तरीका है कि बच्चों धातु पर लेप चढ़ाकर। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है बच्चों कि धातु जो है ना अपना सुरक्षा कवच खुद बना लेती हैं। कुछ कुछ ऐसी धातुएं हैं जो स्वयं बच्चों अपना सुरक्षा कवच बना लेती हैं, जिसको हम लोग कहते हैं धातु द्वारा स्वयं रक्षा कवच बना लेना। कैसे बच सकता है? अगर धातु द्वारा स्वयं रक्षा कवच बना लेना, रक्षा कवच बना लेना। प्यारे बच्चों, कौन सी ऐसी धातु है, और ये काम सभी धातुओं से नहीं होता है। कुछ ऐसी धातुएं हैं जो अपने ऊपर स्वयं से ही रक्षा कवच बना लेती हैं। कोई बच्चा अगर हाथ उठा के अगर उस धातु का नाम बता दे तो मैं आपको 200 रुपए इनाम दे दूं। सर आप नहीं जानते हो क्या? मुझे पता है। क्या नाम है बताओ बच्चों, क्या पता है आपको? सर एक धातु है जिसका नाम है, देखो एक बच्चे ने सबसे पहले लिखा, राकेश ने लिखा है कि सर वो है एल्युमिनियम। ठीक है, एक एल्युमिनियम धातु है बच्चों। एल्युमिनियम धातु में क्या होता है कि एल्युमिनियम धातु खुद से अपने ऊपर ऑक्सीजन से संपर्क करके यहां ऑक्साइड की परत जमा लेती है। यहां बच्चों ऑक्साइड की परत जमा लेती है, ये स्वयं से अपना रक्षा कवच बना लेती है। तो एल्युमिनियम एक ऐसी धातु है जो खुद से अपने ऊपर ऑक्साइड की परत जमा लेती है। और प्यारे बच्चों, अगर कोई भी ऐसी धातु जो अपने ऊपर ऑक्साइड की, सॉरी माफ कीजिएगा, एल्युमिनियम ही ऐसा करता है, तो एल्युमिनियम के ऊपर ऑक्साइड की, देखो ये अपने आप बच्चों ये ना बहुत मोटी परत नहीं जमा सकती है। अगर अपने से वो अपनी सुरक्षा कवच बनाती है तो क्या वो मोटी बनाती है या पतली? तो आप कहेंगे सर ये पतली बनाती है, पतली कवच बनाती है, पतली कवच बनाती है। अगर प्यारे बच्चों इसको मोटा कर दिया जाए और मोटा कर दिया जाए और मोटा कर दिया जाए तो प्यारे बच्चों धातु के ऊपर यानी एल्युमिनियम धातु के ऊपर ऑक्साइड की मोटी परत को बनाना प्यारे बच्चों क्या कहलाता है? पता है आपको क्या कहलाता है? बताओ। इसको हम लोग एनोडीकरण कहते हैं। प्यारे बच्चों क्या कहते हैं? एनोडीकरण। एग्जाम में पूछा जाएगा एनोडीकरण किसे कहते हैं, क्या लिखोगे? एग्जाम में तुमसे पूछा जाएगा एनोडीकरण किसे कहते हैं, क्या लिखोगे? तो आप कहोगे सर एनोडीकरण, मैं लिखूंगा एल्युमिनियम धातु पर ऑक्साइड की मोटी परत जमाना। एल्युमिनियम धातु पर ऑक्साइड की, यानी ऑक्साइड किसका? एल्युमिनियम धातु है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड होगा, ऑक्सीजन के साथ जो मिलेगा तो ऑक्साइड बनेगा ना, तो ऑक्साइड की मोटी परत बनाना एनोडीकरण कहलाता है। बच्चों बुक में इसके बारे में लिखा है कि एल्युमिनियम धातु को खुली हवा में छोड़ देने पर उसकी सतह पर ऑक्साइड की एक परत बैठ जाती है। इसी परत के कारण एल्युमिनियम धातु का संरक्षण रुक जाता है। इस परत को अधिक मोटा बनाकर धातु की मजबूती बढ़ाई जा सकती है। इसे ही बच्चों हम एनोडीकरण कहते हैं, एनोडीकरण कहते हैं। तो प्यारे बच्चों क्या आप लिख देंगे? तो एक बार कमेंट बॉक्स में यस लिखें कि हाँ सर लिख देंगे है ना, कि एल्युमिनियम धातु पर ऑक्साइड की मोटी परत बनाकर उसे संक्षारित होने से बचाना एनोडीकरण कहलाता है। संक्षारित होने से बचाना एनोडीकरण कहलाता है। ये हर एक बच्चे को पता होना चाहिए। यस सर। तो बच्चों हमने बताया कि संक्षारण को रोकने के पहले तरीके ये हैं। पहला तरीका है कि धातु पर कोई लेप चढ़ा दीजिए, चाहे वो ग्रीज का हो या बच्चों धातु द्वारा स्वयं अपना रक्षा कवच बना ले तो भी धातु संक्षारित होने से बच सकती है। तीसरा तरीका क्या है? तीसरा है बच्चों रंगाई करके, क्या करके? रंग करके ना, रंगाई करके धातु को रंग कर अगर कोई धातु है तो उसके ऊपर आप पेंट कर दीजिए। क्या कर दीजिए? पेंट। जब आप पेंट कर देंगे तो डायरेक्ट वो ऑक्सीजन उसके पास नहीं पहुंच पाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या जलवाष्प या हाइड्रोजन सल्फाइड उसके पास नहीं पहुंच पाएगा, जिसकी वजह से बच्चों हमारा धातु खराब होने से बच जाएगा। तो तीसरा तरीका बताया मैंने कि धातु को रंग करके भी आप बचा सकते हैं। या बच्चों चौथा क्या है? चौथा तरीका यह है कि बच्चों इसके ऊपर में जस्ता, एक खौला हुआ जस्ता, ध्यान दीजिएगा, एक बर्तन लीजिए और इसमें जस्ता को यानी कि जो जिंक है हमारा जिंक को बड़ी बच्चों है ना, क्या कीजिए है ना, एक बर्तन लीजिए
और इस बर्तन में बच्चों जिंक को, है ना, जिंक क्या है कि जिंक को खौला कर, है ना, जिंक का यहाँ पर खौला हुआ क्या है, सॉरी बच्चों, यहाँ पर क्या है, ध्यान दीजिएगा, जिंक यहाँ पर खौला हुआ है। जिंक क्या है बच्चों, पूरी तरह से यहाँ पर जिंक खौला हुआ है और इस जिंक में ही उस, है ना, उस धातु को डुबा दीजिए, है ना, उस धातु को डुबा दीजिए, है ना। अब जब इस धातु को आप जिंक में डुबाएंगे, जब इस धातु को आप जिंक में डुबाएंगे तो प्यारे बच्चों इसके ऊपर में जिंक की एक परत बैठ जाएगी, जिंक की एक परत बैठ जाएगी। जिंक को हिंदी में क्या बोलते हैं, जिंक को हिंदी में बच्चों जस्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जस्ता। तो प्यारे बच्चों हम कहते हैं कि जस्ता होता है और इस विधि को हम जस्तीकरण कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, जस्तीकरण। और इसको हम लोग अंग्रेजी में हम इसे, है ना, अंग्रेजी में इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों, ऐसे तो हम, है ना, अंग्रेजी में इसका नाम होता है गैल्वेनाइजेशन, है ना। क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन बच्चों, या हम इसे गैल्वेनीकरण कहते हैं। क्या बोलते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं। तो क्या है, जिंक का लेप चढ़ाकर, क्या बोल सकते हैं, धातु पर, है ना, धातु पर किसका, जिंक का लेप चढ़ाकर। तो जिंक का लेप चढ़ाकर भी ऐसा कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों क्या आपने एक नया शब्द यहां पर समझा, एक नया मैंने बताया था अभी, जस्तीकरण। क्या बोला था मैंने, जस्तीकरण, या प्यारे बच्चों आपको कहा जा सकता है गैल्वेनीकरण, है ना, गैल्वेनीकरण। अगर आपसे पूछा जाए तो प्यारे बच्चों कि बताइए जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण से आप क्या समझते हैं, तो आप कहेंगे सर ये बच्चा वाला चीज है। कहते हैं कि किसी भी धातु पर जस्ता का लेप चढ़ाना, किसी भी धातु पर जस्ता का लेप चढ़ाना या किसी भी धातु को जस्ता का लेप चढ़ाकर संक्षारित होने से बचाना या संक्षारण होने से उस धातु को बचाना जस्तीकरण कहलाता है। ठीक है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि पिघले हुए जस्ता में डुबाकर, किसी भी धातु को पिघले हुए जस्ता में डुबाकर उसके ऊपर जस्ता का लेप चढ़ाना जस्तीकरण कहलाता है। कितने ऐसे बच्चे हैं जो अपने शब्दों में उत्तर दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में यस लिख दें कि सर हम जस्तीकरण का बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। किसी भी धातु पर जस्ता का लेप चढ़ाना या खौना या पिघले हुए जस्ता में किसी भी धातु को डुबाकर उस पर लेप चढ़ा देना जस्तीकरण कहलाता है। तो बच्चों धातु को खराब होने से बचाने के हमने 4 तरीके देखे। या तो उसके ऊपर में कोई लेप चढ़ा दो ग्रीज का, दूसरा क्या है धातु को स्वयं उसमें वो अपने कवच बना ले तो अच्छी बात है, तीसरा या तो आप उसको रंग कर दीजिए, चौथी बात है कि आप उस पर जिंक का लेप खुद से चढ़ा दीजिए। ठीक है, पांचवा है प्यारे बच्चों, पांचवा क्या है, पांचवा ये है कि विद्युत लेपन द्वारा, विद्युत लेपन। बच्चों नेक्स्ट हमारा पांचवा जो है वो है विद्युत लेपन। अब आप सोचेंगे गुरुजी ये विद्युत लेपन क्या है, विद्युत लेपन में क्या होता है, विद्युत लेपन में क्या होता है कि कोई भी, है ना, विद्युत लेपन में ये जरूरी नहीं है कि किसी भी धातु पर, ध्यान दीजिएगा 2 चीज है, एक है विद्युत लेपन और एक है बच्चों जस्तीकरण, दोनों में अंतर है, समझिएगा, है ना। जस्तीकरण और विद्युत लेपन में अंतर है। जस्तीकरण में आप किसका लेप चढ़ा सकते हैं ये बताइए, जस्तीकरण में आप लेप किसका चढ़ाएंगे, लेप चढ़ाएंगे जस्ता का, किसका, जस्ता का। विद्युत, हाँ, जस्तीकरण में आप लेप चढ़ाएंगे जस्ता का, लेकिन बच्चों विद्युत लेपन में किसी भी धातु का, है ना, किसी भी धातु का, किसी भी अन्य धातु का, किसी भी अन्य धातु का। जैसे मान के चलिए कि हमें लोहा को बचाना है, किसको, लोहा भी एक धातु है, लोहा को बचाना है, किसको बच्चों, लोहा को बचाना है, तो हम इसके ऊपर में पेंट किसका कर देंगे, मान के चलिए लोहा को बचाना है तो इसके ऊपर में हम इसको लेप चढ़ा देंगे, इसके ऊपर में विद्युत के द्वारा यानी बिजली के द्वारा, बिजली के द्वारा विद्युत अपघटन की क्रिया से, विद्युत अपघटन की क्रिया से बिजली के द्वारा हम इसके ऊपर में एल्युमिनियम का लेप चढ़ा देंगे। तो बच्चों ये क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा सर, ये कहलाएगा विद्युत लेपन। ठीक है, अब मान के चलिए कि हमें बच्चों, हमें मान के चलिए कि हमें बचाना है है ना, किसको, कॉपर को, हमें ये हमारे पास कॉपर है ना, कॉपर के ऊपर में, कॉपर के ऊपर में कोई दूसरी धातु का, कोई दूसरी धातु का, मान के चलिए कि हम इसके ऊपर में जिंक, है ना, हम इसके ऊपर में दूसरी धातु का एल्युमिनियम, मान के चलो आयरन का चढ़ा दिया, आयरन का, ये चढ़ेगा या नहीं चढ़ेगा ये अलग बात है।
हम आपको ये नहीं बता रहे हैं कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता है, बस हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि किसी अन्य धातु का अगर हम इसके ऊपर में किस विधि द्वारा, बताओ तो प्यारे बच्चों किस विधि द्वारा, तो कहते हैं वैद्युत अपघटन विधि द्वारा। वैद्युत अपघटन विधि द्वारा अगर हम इसके ऊपर में किसी अन्य धातु का लेप चढ़ा देते हैं तो हम इसे कहेंगे विद्युत लेपन। क्या कहेंगे बच्चों? विद्युत लेपन। ठीक है, अब बताओ कोई और तरीका है क्या? हाँ बच्चों, कोई और तरीका है, मिश्र धातु बनाकर। क्या करके? ध्यान दीजिए, अगर प्यारे बच्चों अगर हम देखते हैं कि तांबा, अगर हम देखते हैं कि तांबा बहुत संक्षारित हो रहा है, तांबा बहुत खराब हो रहा है, तांबा क्या हो रहा है बच्चों? बहुत खराब हो रहा है। जस्ता क्या हो रहा है? बहुत खराब हो रहा है, बहुत खराब हो रहा है। तो एक काम कीजिए, दोनों को मिला दीजिए, दोनों को मिला दीजिए, दोनों को मिला दीजिए। अब जब हम तांबा और जस्ता दोनों को मिला देंगे तो हमें क्या मिलेगा? दोनों को मिला देंगे तो हमें क्या मिलेगा? गुरुजी दोनों को मिला दोगे तो आपको पीतल मिल जाएगा। क्या मिलेगा? पीतल। तो बच्चों क्या होता है, अगर प्यारे बच्चों देखते हैं कि तांबा और जस्ता दोनों बहुत खराब हो रहा था, दोनों को मिला दिए तो बच गया बच्चों पीतल, है ना? तो क्या बच गया? पीतल बन गया। क्या बना? पीतल। तो ये जो पीतल है ये बच्चों ये है हमारा धातु, ये क्या है? धातु, और ये है प्यारे बच्चों धातु। अब ये दो धातु आपस में मिल गया तो ये क्या बना? मिश्र धातु। तो प्यारे बच्चों धातु को आप अगर हम मिश्र धातु बना देते हैं तो वो जल्दी खराब नहीं होता। असल गैल्वेनीकरण क्या है मैंने भी बताया, जस्तीकरण को ही मैंने भी बताया बच्चों कि जस्तीकरण को ही गैल्वेनीकरण कहा जाता है। ठीक है ना? गैल्वेनीकरण कहा जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, मेरे पास है बच्चों सीसा, मेरे पास है सीसा, बहुत खराब हो रहा था, बहुत खराब हो रहा था। और मेरे पास था बच्चों टीन। क्या था? टीन। ये भी बहुत खराब हो रहा था। हमने दोनों को मिला दिया हमने दोनों को मिला दिया। बच्चों जब हम सीसा और टीन दोनों को मिला देंगे तो बच्चों क्या बनेगा? तो हमारा बन गया सोल्डर। क्या बन गया? सोल्डर। सोल्डर बन गया। अब ये सोल्डर जल्दी खराब नहीं होगा। बच्चों ध्यान दीजिए, हमारे पास था लोहा, हमारे पास था लोहा, हमारे पास था निकेल। क्या नाम था? निकेल। हमारे पास क्या था? क्रोमियम। क्या था? क्रोमियम। क्रोमियम। अब हम इन तीनों को मिला दिए तो मिलाने पर बना बच्चों मिला क्या? इस्पात। क्या मिला? इस्पात मिला, जिसको हम लोग स्टेनलेस स्टील बोलते हैं ना, स्टेनलेस स्टील। तो बच्चों हमें मिला स्टील। क्या मिला? स्टील मिला, हमें मिला स्टील, है ना? तो प्यारे बच्चों आप देखेंगे कि लोहा में जंग लगता है ना? लोहा में जंग लगता है, निकेल में जंग लगता है, लोहा में जंग लगता है, निकेल में जंग लगता है, क्रोमियम में जंग लगता है, लेकिन जब इसका स्टील बन जाता है तो स्टील के बर्तन में जंग नहीं लगता। बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? तो प्यारे बच्चों हमने ये बताया कि एक और तरीका है धातुओं को संक्षारित होने से बचाने का, वो है बच्चों मिश्र धातु बना देना। ठीक है? है ना बच्चों? एक तरीका मैंने क्या बताया कि एक तरीका क्या है तो एक तरीका है मेरे बच्चे कि हम इसको मिश्र धातु बनाकर, तो पहले बच्चों हमने देखा कि विद्युत लेपन करके, और पांचवा छठा हमने क्या देखा? हमने छठा देखा कि धातुओं का मिश्र, है ना, धातु ना मिश्र धातु बनाकर भी हम इसको जंग लगने से बचा सकते हैं। अब प्यारे बच्चों आपके मन में एक सवाल आता होगा कि गुरुजी कि मिश्र धातु जो है इसकी परिभाषा क्या है ना? कहते हैं इसकी परिभाषा क्या है, एग्जाम में पूछा जाता है कि मिश्र धातु किसे कहते हैं। बच्चों मिश्र धातु किसे कहते हैं आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो कहते हैं दो या दो से अधिक, दो या, बोलो बच्चों, दो या दो से अधिक, है ना, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक धातु, दो या दो से अधिक धातु, है ना, या फिर ऐसे कह सकते हैं दो धातुओं, दो या दो से अधिक धातु, दो या दो से अधिक धातु, अथवा एक धातु एक अधातु, अथवा एक धातु एक धातु एवं एक अधातु, एक अधातु को
को मिलाने से मिश्र धातु बनता है। के समांग मिश्रण, माफ कीजिएगा, है ना, मिश्रण बच्चों समांग होना चाहिए। तो दो या दो से अधिक धातु अथवा एक धातु एवं एक अधातु के समांग मिश्रण, आपको मैंने मिश्रण पढ़ाया था ना, समांग मिश्रण क्या होता है? समांग मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। समांग मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। कितने ऐसे बच्चे हैं जिसको याद हो गया? हाथ उठाओ। यस सर, यस सर, हो गया सर, हो गया। ठीक है, दो या दो से अधिक धातु ले लीजिए, सबको मिला दीजिए। समांग मिश्रण समझते हो? हाँ सर। अगर देखिए ये है बच्चों मटर का दाल और ये है चना का दाल। अगर हम देखकर बता रहे हैं कि मटर है और ये चना है, तो इस मिश्रण को हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे विसमांग मिश्रण। अगर बच्चों हम इस मिश्रण में 2-4 सीटी लगा देंगे और चना दाल और मटर दाल दोनों घुल जाएगा, आपस में घुल करके ऐसा दाल बन जाएगा जहां हम पहचान नहीं पाए कौन चना है और कौन मटर है, तो इस मिश्रण को बोलेंगे समांग मिश्रण। यानी बच्चों इस मिश्रण में आप पहचान नहीं पाएंगे कि क्या है। तो दो या दो से अधिक धातु अथवा एक धातु और एक अधातु के समांग मिश्रण को ही मिश्र धातु कहते हैं। और ये किसी भी बच्चे को याद हो सकता है, किसी भी बच्चे को याद हो सकता है, किसी भी बच्चे को याद हो सकता है। अब बच्चों देखो यहां पर कुछ प्रमुख देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कुछ प्रमुख मिश्र धातु को याद रखना, मिश्र धातु को याद रखना बच्चों, मिश्र धातु को याद रखना, कुछ प्रमुख याद रखना, ठीक है ना। सबसे पहले मैंने बोला बच्चों पिताजी, क्या बोला? पिताजी, ये है ट्रिक बच्चों, पिताजी ये क्या है? ट्रिक है, ये ट्रिक है। पिताजी। पीसे बोलो सर, पी से होता है पीतल, पीतल कैसे बनता है? ता से बोलो तांबा, ता से बोलो तांबा, और जौ से बोलो जस्ता। तो प्यारे बच्चों तांबा और जस्ता को मिलाने से बनता है पीतल। तांबा और जस्ता को मिलाने से बनता है पीतल। और प्यारे बच्चों तांबा होता है 80% और जस्ता होता है 20%, याद रखना, इसका ट्रिक था। दूसरा मेरे बच्चे, दूसरा इसका ट्रिक है। दूसरा ट्रिक क्या है? दूसरा बच्चा है सोल्डर। क्या बनता है? सोल्डर। आपने देखा है सोल्डर मतलब कंधा नहीं, सोल्डर आपने देखा होगा जिससे आयरन, मतलब जैसे बच्चों आपका मोबाइल खराब हो जाता है ना, कोई तार को हम जोड़ते हैं, जब किसी तार को जोड़ते हैं, चाहे चार्जर खराब हो जाता है, तो जो हम लोग तार को, मोबाइल का मिस्त्री जो होता है वो जोड़ता है, वो सोल्डर से जोड़ता है। तो सोल्डर में होता है सीसा, 100 से सोल्डर और 100 से सीसा, सीसा यानी एसएन। और बच्चों टीन क्या होता है? टीन यानी है ना सीसा और टीन, है ना, पीबी, है ना, सीसा का, सॉरी टीन का हो ना, टीन का हो गया एसएन, टीन का हो गया एसएन, और प्लस सीसा का हो गया पीबी, है ना, पीबी। तो ये होता है 50-50 बच्चों, क्या होता है? 50% ये होता है और 50% ये होता है, ठीक है। अब तीसरा मैंने बताया बच्चों स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील बच्चों, स्टेनलेस स्टील जो है, स्टील इसमें क्या क्या होता है? इसको इस्पात बोलते हैं, इस्पात बोलते हैं। इसमें 3 चीजें होती हैं। सबसे अधिक बच्चों इसमें होता है लोहा, सबसे अधिक क्या होता है? लोहा, लोहा प्लस में लोहा, उसके बाद निकेल, निकेल, उसके बाद में क्रोमियम, क्रोमियम, ठीक है ना। ये 3 चीजें होती है। इसका परसेंटेज मुझे बच्चों एग्जैक्ट याद नहीं है, परसेंटेज का एग्जैक्ट याद नहीं है, कहीं किताब में भी शायद इसका परसेंटेज नहीं दिया हुआ है ना, ठीक है। तो 3 चीजें हैं, याद रखना। और एक और है बच्चों कांसा। कांसा में क्या होता है? कांसा, एक है बच्चों कांसा, आपके बुक में नहीं दिया लेकिन पूछा जाता है कांसा का। तो कांसा में क्या होता है? तो पहले तो बच्चों पिताजी में पिताजी पीतल होता है, पीतल होता है, प्लस एक सेकंड देखो तो कांसा का मिश्रण, रुक जाओ एक सेकंड देख के बताते हैं इसका ना, बताते हैं बच्चों ना, एक सेकंड रुक जाओ, देख कर बता रहे हैं, तुरंत देख कर बताते हैं। पूछा गया है कांसा का ना, कांसा किसका मिश्रण है? कांसा किसका मिश्रण है? ठीक है, ध्यान देना बच्चों। तो कांसा में क्या होता है? तांबा, कांसा जो है तांबा और जस्ता का, अरे तांबा और जस्ता का तो पीतल होगा, पीतल और प्लस कुछ और होता है बच्चों, हाँ तांबा और टीन से, माफ करना बच्चों, यहाँ पीतल नहीं होगा, तांबा और टीन होगा, ठीक है, सॉरी, तांबा प्लस टीन, तांबा और प्लस टीन, तांबा और प्लस टीन मिलकर बना होता है बच्चों, जिसका नाम है क्या? तांबा और टीन से मिलकर कांसा बना होता है। तो इस चीज को बच्चों याद रखना कि तांबा और टीन से मिलकर हमारा
कांसा बना होता है। अगर यहां तक कंप्लीट हो गया तो एक बार मुझे बताइए कि हाँ सर हम मिश्र धातु समझ गए और ये भी देख लिए कि सर मिश्र धातु हम लोग बढ़िया समझ गए। ठीक है, अब बच्चों आइए हम फिर से वापस आते हैं। आपको मैंने बताया था कि संचारण का मतलब समझ गए कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, क्या बताया मैंने, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, जल वाष्प और हाइड्रोजन सल्फाइड से अभिक्रिया करके धातुओं का खराब हो जाना ही संचारण कहलाता है। अब प्यारे बच्चों संचारण में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये था लोहे में जंग लगना। क्या था बच्चों, है ना, लोहे में जंग लगना। ठीक है, संचारण के बाद क्या पढ़ना था, लोहे में जंग लगना। तो बच्चों बताइए कि लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग कैसे लगता है, जंग कैसे लगता है, बहुत तेजी में कैसे लगता है, लोहे में जंग कैसे लगता है मेरे बच्चे, आंसर बताइए। तो कहते हैं कहते हैं कि जब देखो, जब आप लोहे को बहुत दिनों तक छोड़ देंगे, है ना, लोहे को बहुत दिनों तक हम आर्द्र वायु में, आर्द्र मतलब समझ रहे हो, जिस वायु में नमी हो, नमी वाले वायु में आप छोड़ दोगे तो लोहा क्या होता है, ऑक्सीजन और जल के संपर्क में आकर वो संक्षारित होना शुरू हो जाता है, मतलब खराब होना शुरू होता है, जिसे जंग लगना कहते हैं। तो कहते हैं कि लोहे में जंग कैसे लगता है, कहते हैं कि जब लोहे को नमी युक्त वायु में, नमी युक्त मतलब जिसमें नमी हो, नमी युक्त वायु में लंबे समय तक, ऐसा नहीं कि रात में छोड़े दिन में खराब हो गया, ऐसा होता है कि रात में छोड़े दिन में खराब हो गया, नहीं सर, जब लोहे को नमी युक्त वायु में लंबे समय तक नमी युक्त वायु में लंबे समय तक, है ना, जब लोहे को नमी युक्त वायु में लंबे समय तक छोड़ दिया ना, खुला छोड़ दिया जाता है, खुला छोड़ दिया जाता है, खुला छोड़ दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है कौमा तो लोहा नमी एवं ऑक्सीजन बोल सकते या वायु, नमी एवं वायु से क्रिया कर या अभिक्रिया कर, है ना, से अभिक्रिया कर क्या होता है, खराब होने लगता है, अभिक्रिया कर संक्षारित होने लगता है, या फिर लिख सकते हैं क्रिया कर खराब होने लगता है, खराब होने लगता है जिसे संक्षारण, जिसे लोहे का संक्षारण या जंग लगना कहते हैं। दो चीज बोल सकते हैं, जिसे लोहे का संक्षारण भी बोल सकते हैं, जिसे लोहे का संक्षारण या जंग लगना कहते हैं, या बच्चों जंग लगना कहते हैं, या जंग लगना कहते हैं। पढ़ के देखो कितने बच्चों को अच्छा लग रहा है और कितने बच्चों को याद हो गया। सर अपने शब्दों में आंसर होना चाहिए, अपने शब्दों में। कहते हैं कि जब लोहे को नमी युक्त वायु में, जिसमें बच्चों हल्का फुहारा हो पानी का, नमी युक्त वायु में लंबे समय तक खुला छोड़ देते हैं तो लोहा नमी एवं वायु से अभिक्रिया करके खराब होने लगता है, जिसे लोहे का संक्षारण या जंग लगना कहते हैं, जंग लगना कहते हैं। प्यारे बच्चों 100% याद होगा, कोई भी किताबी भाषा नहीं है, मैंने खुद से लिखा है, यही बच्चों होना चाहिए। देखो जब भी चीजों को याद करो, इतना अच्छा भाषा होना चाहिए, इतना सरल भाषा होना चाहिए कि एग्जामिनर भी पढ़ के बोले हाँ ये बच्चा खुद से लिखा है, नंबर मिलना चाहिए। बच्चों लोहे को जंग लगने से कैसे बचाएंगे बताओ, वही बात लिखना है, लोहे को जंग लगने से कैसे बचाएंगे, जंग लगने से आप कैसे बचाएंगे, या फिर दो उपाय बताएं कैसे बचाएंगे। तो मेरे बच्चों इसको पढ़ना, इसको रटने वाला चीज है, कैसे बचाएंगे। तो नंबर 1 सबसे पहले कि जो बच्चों आर्द्र वायु है, मतलब जो नमी युक्त वायु है उसको दूर रखेंगे, नमी से और वायु से दूर रखेंगे। तो नंबर 1 सबसे पहले क्या लिखेंगे, है ना, नमी एवं वायु से दूर रखकर, या फिर ऐसे लिख दिया डायरेक्ट, है ना, नमी युक्त वायु, एक बार में लिख दो, नमी युक्त वायु से दूर रखकर, क्योंकि वायु में ऑक्सीजन है, नमी युक्त वायु से दूर रखकर। दूसरा है बच्चों, दूसरा क्या है ना, कि रंगाई करके, रंग करके, या फिर पेंट बोल सकते हैं, पेंट करके। ठीक है, तीसरा प्रोसेस है बच्चों कि जस्ता का लेप चढ़ा पर, तो जस्तीकरण करके कर सकते हैं, या बच्चों या नंबर 4 में है विद्युत लेपन द्वारा, विद्युत लेपन, ये भी बोल सकते हैं कि विद्युत लेपन द्वारा
विद्युत लेपन द्वारा, ठीक है। या फिर बच्चों 5वां नंबर में कह सकते हैं कि क्या बोल सकते हैं, तेल या ग्रीस लगाकर, तेल या ग्रीज लगाकर भी आप इसको बचा सकते हैं। तो ये सब प्रोसेस है जिससे आप लोहे को जंग लगने से आप इसको बचा सकते हैं। तो पहले बच्चों हम उम्मीद करते हैं आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, एक चीज के बारे में हमें है ना इस पाठ में पढ़ना है। दिल्ली का देखो, आप देखते हैं कि कोई भी धातु है वो बहुत जल्दी खराब हो जाता है, लेकिन बच्चों दिल्ली का जो कुतुब मीनार है वो खराब ही नहीं होता। दिल्ली का कुतुब मीनार खराब ही नहीं होता। तो प्यारे बच्चों, दिल्ली का एक कुतुब मीनार है, पता आप सभी को ऐसा करके है। अभी बच्चों यहां से इंटरनेट डायरेक्ट कनेक्ट होने में टाइम लगेगा, तो मैं आपको फिगर नहीं दिखा पा रहा हूं। ये हमारा कुतुब मीनार है, ध्यान दीजिए, दिल्ली का कुतुब मीनार है। यहां से 2-4 डाटा आपको याद रखना है। ये बच्चों, ये जो दिल्ली का कुतुब मीनार है, ये बच्चों खराब ही नहीं हो रहा। ये ऐसा क्या हो गया है जो ये खराब ही नहीं हो रहा? किस लोहे का दिल्ली का कुतुब मीनार बना है? दिल्ली में एक मीनार है बच्चों, दिल्ली में एक मीनार है जो कितनी मीटर ऊंची है? गुरुजी ये मीनार जो है, ये ऊंचाई कितनी है इसकी? गुरुजी इसकी ऊंचाई है 6 मीटर। एग्जाम में पूछा जाता है 6 मीटर। इसका वजन कितना है? सर इसका वजन 6000 किलोग्राम होना चाहिए, 6000 किलोग्राम। अच्छा कितना पुराना है? सर ये पुराना है लगभग 2000 वर्ष, 2000 वर्ष पुराना। अच्छा ये किस लोहे का बना है? ये लोहे का बना है सर पिटवा लोहा, सबसे अच्छा लोहा होता है, पिटवा लोहे का बना है। और बच्चों इस मीनार का नाम बताओ। सर इस मीनार का नाम है, इस मीनार का नाम है कुतुब मीनार। क्या नाम है? कुतुब मीनार मेरे बच्चे। और ये खराब ही नहीं होता। तो इसके बारे में किताब में लिखा गया है, पढ़ के मैं सुनाता हूं। दिल्ली के कुतुब मीनार, सॉरी माफ कीजिएगा, कुतुब मीनार के निकट में, अरे भैया गलत बढ़ा दिया मैंने, मर जाएंगे हम। कुतुब मीनार के निकट में एगो मीनार है, गलत हुई है ना, कुतुब मीनार नहीं है ये, सॉरी माफी चाहते हैं, सॉरी बच्चों। कहते हैं कि दिल्ली के कुतुब के, हम भी सोच रहे थे कुतुब मीनार 6 मीटर का होगा। दिल्ली के कुतुब मीनार के निकट 8 मीटर ऊंचाई और 6000 किलोग्राम वजन वाला ऐतिहासिक लौह स्तंभ 2000 वर्ष पुराना होने के बावजूद अपनी पूर्व अवस्था में ही ज्यों का त्यों कायम है। यह संक्षारण या जंग से आज भी मुक्त है। यह पिटवा लोहे का बना है हुआ इस्पात है जिसका संचालन बहुत धीरे धीरे से होता है, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों ये जो है, ये कुतुब मीनार के बगल में एक मीनार है। ये बच्चों कुतुब मीनार नहीं था, ध्यान दीजिएगा, उसके बगल का मीनार था, उसके बगल का मीनार, उसके बगल का मीनार। भगवान माफ करें प्यारे बच्चों, 20-50 हजार बच्चा देखेंगे इस वीडियो को, माफ करना बच्चों मुझे, सॉरी। सॉरी बच्चों, ठीक है ना, माफ करना, ठीक है ना। कि ये कुतुब मीनार नहीं है, कुतुब मीनार के बगल में एक मीनार है जो बच्चों जो 6 मीटर ऊंचाई है, वजन इसका 6000 किलो का है, बहुत पुराना 2000 साल का है। फिर भी इसमें जंग नहीं लगता क्योंकि इसको एक विशेष प्रकार के लोहे से, पिटवा लोहा से बनाया गया है, इसलिए इसमें जंग नहीं लगता है। सर 8 मीटर होगा, अरे 8 मीटर दिया है, अरे 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 ये तो और मतलब कि आज क्या बताएं, भावनाओं में बह गए, इसलिए एक बार फिर से सॉरी। ये 6 नहीं बच्चों 8 मीटर होगा। कौन डाटा है सर, ये कहां से लाए आप डाटा? 8 मीटर का है बच्चों, 8 मीटर का होगा ये, माफ कीजिएगा। ये चैप्टर प्यारे बच्चों पूरी तरह से खत्म हो गया। यहां से कुछ भी हो, लगभग आप लोगों ने सब कुछ पढ़ लिया, ठीक है। चाहे प्यारे बच्चों बात हो धातु के भौतिक गुणों की, आपको मैंने 10 भौतिक गुण बताए, चाहे वो अधातु के भौतिक गुण की बात हो, चाहे धातु के रासायनिक गुण की बात हो, या अधातु के रासायनिक गुण की बात हो, चाहे प्यारे बच्चों चाहे आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, एक टॉपिक है जो अगले चैप्टर में हम अच्छे से पढ़ाएंगे। चाहे बच्चों बंधन की बात हो, रासायनिक बंधन 2 तरह के होते हैं, एक होता है एक होता है क्या बच्चों, एक होता है हमारा आयनिक या वैद्युत, है ना, वैद्युत या आयनिक रासायनिक बंधन। दूसरा होता है सह संयोजक बंधन। आपको मैंने बताया जहां इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा वो हमारा आयनिक या वैद्युत होगा, और जहां बच्चों इलेक्ट्रॉनों का साझा होगा वो हमारा सह संयोजक बंधन होगा। फिर मैंने आपको पढ़ाया कि सह संयोजक बंधन बच्चों 3 तरह के होते हैं, एकल सह संयोजक बंधन, द्विक सह संयोजक बंधन, त्रिसंयोजक बंधन। मैंने बताया कि हाइड्रोजन के बीच में एकल बनता है, ऑक्सीजन के बीच में द्वि बनता है, और नाइट्रोजन के बीच में त्रिसंयोजक बंधन बनता है। उसके बाद प्यारे बच्चों हमने आपको बताया धातु कर्म के बारे में। धातु कर्म को मैंने बताया बच्चों कि मतलब अयस्क से धातु का निष्कासन ही धातु कर्म कहलाता है। फिर वहां मैंने आपको बताया कि खनिज क्या होता है,
अयस्क क्या होता है, उसके बाद गेंग क्या होता है, सांद्रण क्या होता है, सांदलन क्या होता है, गालन क्या होता है, धातु मल क्या होता है, उसके बाद प्यारे बच्चों मैंने बताया आपको प्रगलन क्या होता है, उसके आगे मैंने बताया धातु में किस प्रकार से संचारित होती हैं, संचारण किसे कहते हैं, संचारण के बाद बच्चों मैंने बताया संचारण कैसे हो सकता है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, जल वाष्प, हाइड्रोजन सल्फाइड, इन सभी की मदद से धातुओं का संचारण होता है। धातुओं का बच्चों अभिक्रिया करके खराब हो जाना ही संचारण कहलाता है। संचारण से बचने के मैंने 6 उपाय आपको बताए। पहला प्यारे बच्चों हमने बताया लेप चढ़ाकर, दूसरा रंगाई करके, तीसरा अपने से कवच बनाकर। अपने से कवच बनाने वाला एकमात्र धातु का मैंने आपको नाम बताया, नाम था बच्चों एल्युमिनियम। अपने से अपने ऊपर ऑक्साइड की एक परत बना लेती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एनोडीकरण कहते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि जस्ता है ना, पिघले हुए जस्ता में किसी धातु को डालकर उसको लेप चढ़ाना जस्तीकरण कहलाता है, जिसे हम लोग गैल्वेनीकरण कहते हैं। फिर अब मैंने आपको नीचे पढ़ाया बच्चों 5वें नंबर में कि विद्युत लेपन क्या होता है। 6ठे नंबर में हमने आपको यह बताया कि धातुएं खराब होने से बच सकती हैं यदि वो मिश्र धातु के रूप में बन जाए। तो बच्चों मिश्र धातु के बारे में मैंने आपको बताया। फिर मिश्र धातु में मैंने आपको बताया 2-3 मिश्र धातु के बारे में। सबसे पहला बताया मैंने पीतल, तांबा और जस्ता 80% 20%। फिर मैंने सोल्डर बताया जहां पर बच्चों सीसा और टीन 50% करके। फिर स्टेनलेस स्टील के बारे में जहां मैंने आपको बताया कि लोहा होता है, क्रोमियम होता है, निकेल होता है। फिर मैंने आपको कांसा के बारे में बताया जहां मैंने बताया आपको बच्चों तांबा और टीन के मिलने से कांसा बनता है। इसके पहले मैंने कुछ प्रमुख धातु के बारे में, सोडियम के बारे में बताया, परमाणु संख्या 11, संकेत Na होता है, प्राप्त होता है सोडियम क्लोराइड से। फिर मैंने आपको बताया बच्चों किसके बारे में, मैंने आपको जस्ता के बारे में बताया, जिंक के बारे में, जो बच्चों प्राप्त कहां से होता है, जो प्राप्त होता है जिंकाइड से या बच्चों केलेमाइन से, या प्राप्त होता है कहां से, जिंकाइड से, केलेमाइन से, या क्या था एक और था जिंकाइड, केलेमाइन, और आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, वो मैंने बताया। फिर मैंने बच्चों आपको ये बताया कि हमारा जो एल्युमिनियम है वो प्राप्त होता है बच्चों बॉक्साइट से या क्रायोलाइट से या बच्चों कोरंडम से, ये 3 जगह से प्राप्त होता है। फिर मैंने आपको बताया कि हमारा जो पारा है वो प्राप्त होता है सीने बार से। बच्चों एक टॉपिक मैं आपको छोड़ दिया हूं, उसको मैं फिर से देखूं। गुरुजी संख्या का मैं बोलता जा रहा था, पागल हो गया क्या हो गया? सर गुरुजी सांद्रण का विधि, अच्छा हाँ एक टॉपिक ठीक है बच्चों बता देंगे, ठीक है अगर आपको लगता है। जिंक ब्लेड सर, हाँ जिंक ब्लेड छोड़ दिया था आपने, हाँ। उसके बाद पहले बच्चों एक सोना का एक मैं छोड़ दिया हूं, ध्यान दीजिए कि बच्चों सोना जो है ना सोना जो शुद्ध सोना होता है, जो शुद्ध सोना होता है, ध्यान दीजिएगा, जो शुद्ध सोना होता है ये प्यारे बच्चों शुद्ध सोना जो है वो कितने कैरेट का होता है? तो शुद्ध सोना जो है ये 24 कैरेट का होता है बच्चों, 24 कैरेट का होता है। लेकिन ये अपने शुद्ध रूप में मुलायम होता है, शुद्ध रूप में ये क्या होता है? मुलायम होता है। इसलिए हम इसके जब आभूषण बनाते हैं, जब भी हम इसके आभूषण बनाते हैं बच्चों, जब भी हम इनके आभूषण बनाते हैं तो आभूषण बनाने में हम क्या करते हैं? 22 कैरेट ही शुद्ध सोना लेते हैं। 22 कैरेट का मतलब होता है 22 भाग बच्चों, 22 भाग हम लोग शुद्ध लेते हैं, 22 भाग शुद्ध लेते हैं। और प्लस बच्चों 2 भाग जो है, 2 भाग में हम लोग या तो बच्चों तांबा का प्रयोग कर लेते हैं, तांबा का प्रयोग कर लेते हैं, या बच्चों चांदी का। तो 2 भाग में है ना, 2 जो कैरेट होता है तांबा और चांदी मिलाते हैं। और ऐसा करने से बच्चों, ऐसा करने से हमारा क्या होता है? जो सोना होता है ये कठोर हो जाता है, कठोर। तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि जो शुद्ध सोना होता है वो कितने कैरेट का होता है? तो कहना बच्चों शुद्ध सोना जो है वो 22 कैरेट, सॉरी क्या लिखा मैंने, 24 नहीं लिखा, 24 22 बोल के 24 लिख दिया क्या? 24 बोल के 22 लिखा। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है बच्चों, शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। लेकिन वो जो है मूल रूप से मुलायम होता है। तो उसके आभूषण बनाने के लिए है ना, क्योंकि उसका आभूषण नहीं बन सकता। जो बच्चों शुद्ध सोना होता है वो 24 कैरेट का होता है और उसका आभूषण नहीं बन सकता, वो काफी मुलायम होता है। तो उसको कठोर बनाने के लिए जब हम आभूषण बनाते हैं तो उसमें आभूषण तो समझते हो, यानी कान का, नाक का, गोड़ का, गले का, हाथ का, कुछ भी अगर पहनने वाला चीज बनाते हैं
तो उसमें 22 भाग ही बच्चों हम लोग सोना लेते हैं, शुद्ध सोना, और 2 भाग जो है तांबा या चांदी को लेते हैं। इसके कारण से ये कठोर हो जाता है। तो इस डाटा को आप याद रखेंगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि हाँ सर इस डाटा को हम याद रखेंगे, डाटा को याद रखेंगे। ठीक है बच्चों, यस सर इस डाटा को याद रखेंगे। तो प्यारे बच्चों अब कल की क्लास में क्या होना चाहिए एक बार मुझे बताइए। मैंने धातु वाला चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है, पूरा पढ़ा दिया है। और आपको लगता है जो टॉपिक छोड़े हैं उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, जो टॉपिक छोड़े हैं इस चैप्टर में कमेंट बॉक्स में लिखिए, टॉपिक जो छोड़ा है, टॉपिक जो छोड़ा है लिखिए फटाफट से। आप कहेंगे तो हम उसको भी पढ़ा देंगे बच्चों। टॉपिक जो छोड़े हैं बताइए फटाफट से। सर झारखंड बोर्ड के बच्चे पढ़ सकते हैं, 100% छोड़ सकते हैं। कौन सा लवण समुद्र में पाया जाता है? NaCl। NaCl मैथ का टेस्ट भी है बच्चों, याद रखना। NaCl लवण समुद्र में पाया जाता है, NaCl। पूछो सर, एक बच्चे का पूछा है सर ऑब्जेक्टिव कल होना चाहिए। एक बच्चे का पहला क्वेश्चन है सर NCERT में तो इतना ही दिया है। पूछो सर सांद्रण की विधि आपने छोड़ी है, बस एक सांद्रण की विधि। चलो बच्चों सांद्रण की विधि है, जहां आपको सांद्रण की विधि एक टॉपिक मिला बच्चों जहां लिखा है सांद्रण की विधि। सांद्रण की विधि गुरुजी आप पढ़ा देते तो मन ही खुश हो जाता। हाँ चलो और पूछो। नेक्स्ट कल क्या होना चाहिए? सांद्रण की विधि कल पढ़ा दें सर, सॉरी मत बोलो, अरे क्या छोड़ो यार बच्चा। ठीक है देखो बच्चों ये जो सांद्रण की विधि है, क्या पूछ रहे हो? शुद्धिकरण छूट गया सर। हाँ वही रे सांद्रण की विधि हुआ शुद्धिकरण। बोलो कैरेट क्या होता है सर? कैरेट वो नापने का पैमाना है रे, जैसे लंबाई को हम लोग मापते हैं मीटर में, जैसे कोई भी वजनदार चीज है तो हम लोग उसको किलो में मापते हैं, तो सोना को कैरेट में मापा जाता है, वो उसके मापने की इकाई है कैरेट। ठीक है हाँ। लोहा के बारे में बताइए ना गुरुजी। लोहा के बारे में क्या बताएं, पढ़ा तो दिए। लोहा के बारे में लोहा होता है और क्या है? लोहा प्राप्त कहाँ से होता है वो हम लोग जब पढ़ेंगे बच्चों, वो आएगा लोहे के बारे में तो बताया जाएगा। ठीक है अष्टक नियम गुरु, नहीं अष्टक नियम यहाँ नहीं पढ़ाना, अष्टक नियम पढ़ाएंगे दूसरा चैप्टर, यहाँ कहाँ होगा सर? जर्मन सिल्वर अम्लगम क्या है? अम्लगम यहाँ नहीं था शायद, अम्लगम यहाँ नहीं था रे, अम्लगम यहाँ नहीं था, अम्लगम यहाँ नहीं था मेरे बच्चे, नहीं था। एक्वारेंजिया सर, एक्वारेंजिया तो मिश्रण होता है मेरे बच्चे, एक्वारेंजिया कुछ थोड़ी है। एक्वारेंजिया ना, एक्वारेंजिया छोड़ दिया सर। एक्वारेंजिया मिश्रण है रे, किसका है बताओ तो? HNO3 है ना, HNO3 और HCl का मिश्रण है। ये इन दोनों के ये ना इसका मिश्रण है, ये इसका मिश्रण है एक्वारेंजिया, दोनों अम्ल का मिश्रण है। 3 है ना, 3 है ना, 1-3 मिश्रण है। तेरे बच्चों उल्टा होता है, यहाँ 3 है यहाँ 1 है तो 1-3 हो जाएगा उल्टा। ठीक है उल्टा होता है। तो बच्चों एक्वारेंजिया मिश्रण है किसका? किसका बताओ? HNO3 क्या है ना? तो ये बच्चों मिश्रण है HNO3 नाइट्रिक अम्ल का और किसका बच्चों, सॉरी है ना, ये हमारा HNO3 और HCl का मिश्रण है जिसमें 1:3 में होता है। अगर आपसे पूछा जाए एक्वारेंजिया में HCl और HNO3 का रेशियो क्या है तो बच्चों देखना, अगर यहाँ 3 है तो उल्टा होगा, अगर यहाँ पर 3 है तो यहाँ पहले लिखना 3 फिर 1, ये मिश्रण है। ठीक है तो बोलो कल क्या करा दें? 3 ऑप्शन। कल मेरे बच्चे आपको लगता है ऑब्जेक्टिव तो इस पार्ट का हो ही गया है, क्या आपको लगता है कि कल सर इसका सब्जेक्टिव करा दीजिए? कल इसका सब्जेक्टिव करा दें। ठीक है सब्जेक्टिव मतलब कुछ सब क्वेश्चन ला करके एक बार दिखा देते हैं, क्वेश्चन को टाइप करके लेके आते हैं, सारा क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। ठीक है हीरो, या ये करवा दें या बच्चों सांद्रण की विधि कल पढ़ा दें और परसों करा दें। सांद्रण की विधि मुझे लगता है क्या सब्जेक्टिव में ही बच्चों मिला करके लास्ट में, जैसे एक दिन नहीं पढ़ाए थे बायोलॉजी में, वैसे लास्ट में सांद्रण की विधि पढ़ा देंगे, लास्ट में सांद्रण की विधि पढ़ा देंगे। बोलो हाँ या ना? बोलो कल करा देते हैं? हाँ सर कल ये चैप्टर खत्म कर दीजिए, कल सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लाकर हमको दिखा दीजिए, खाली दिखाएंगे। सर ऑस्टेट का प्रयोग, ऑस्टेट का प्रयोग यहाँ नहीं पढ़ना है, उतना डीपली मत जाओ, जितना पूछा जाता है इतना पढ़ो। अब सब कुछ बोलेगा मतलब हीलियम क्या होता है सर? अब भाई साहब बताओ कोई इसको हीलियम क्या था? हीलियम एक तत्व है और क्या है? हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरान कार्बन नाइट्रोजन ये सब नहीं पढ़े हैं, सब तत्व नहीं है।
ठीक है, तो देखो हीरो, हम लोग कल लेके आएंगे सब्जेक्टिव, और सब्जेक्टिव में हम जितना अपनी भाषा में, मेरी भाषा होगी, जिस भाषा में आपको पढ़ाया गया है उसी भाषा में सब्जेक्टिव। अरे कल कैसे हो, कल तो संडे है, बट कल नहीं होगा, बट कल संडे है, नहीं कल तो हम छुट्टी लेंगे, कल हम नोट्स लिखना है, कल बहुत काम है, कल हम नोट्स लिखेंगे मेरे बच्चे। कल क्या लिखेंगे, नोट्स लिखेंगे, नोट्स। ठीक है, तो कल तो हम बोल ही नहीं रहे हैं, कल क्लास नहीं, परसों। निष्कर्षण का सिद्धांत, वही तो बोल रहे, निष्कर्षण का सिद्धांत एक चीज है, सब वही चीज घुमा घुमा कर, सर ये छोड़ दिए, ये छोड़ दिए, वही चीज है रे पगलू, निष्कर्षण का सिद्धांत। ठीक है, निष्कर्षण का सिद्धांत बोलो, क्या क्या बोलते हो, सब वही एक चीज छोड़ दिए हैं हम। ठीक है, संयोजकता सर, संयोजकता पढ़ना भी, अगला चैप्टर भी आने वाला है, बहुत चैप्टर है। इसके बाद क्या होगा, ये चैप्टर हम लोग कल हम इसको लास्ट करें, है ना, कल नहीं, अगली कक्षा में हम लोग लास्ट करेंगे। सुबह आप हिंदी नहीं पढ़ाए, हम छुट्टी लिए थे, आपको नहीं पता है कि हम बच्चों सैटरडे और संडे 2 दिन छुट्टी लिए थे सुबह की क्लास से, नहीं पता है आपको, ताकि हम आपको नोट्स दे सके। खाली पढ़ाएंगे तो नोट्स कब देंगे। बाय बच्चों, बाय। कैसा लगा क्लास जरूर कमेंट कीजिएगा, सब लोग क्लास को लाइक कीजिए एक साथ, मेरे बच्चे सब लोग क्लास को लाइक कीजिए। और अभी बच्चों थोड़ा सा लेट हो गया, तो हम लोग मिलेंगे पक्का 8:30 PM में। और आज बच्चों मैथ कोर्स की औकात दिखाना है, तो मैथ में सब लोग आओगे, एक बार कमेंट बॉक्स में यस कर दो, वादा करो कि सर हम थोड़ी देर में खाना खा करके, थोड़ी देर में हम खाना खा करके आ रहे हैं लाइव। ठीक है, और सभी बच्चे, अगर आप लोग कोर्स नहीं भी परचेस किए हैं तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए, सभी बच्चे ऐप डाउनलोड कर लीजिए, दिशा ऑनलाइन क्लासेस ऐप बच्चों डाउनलोड कर लीजिए, दिशा ऑनलाइन क्लासेस। यहाँ लाइव क्लास होती है सुबह 8 बजे, सभी बच्चे कर लेंगे ना। और जितना भी हम नोट्स लिखे हैं बच्चों, जितना भी नोट्स लिखे हैं, ये सारे नोट्स आपको इसी ऐप पर मिलता है। और बच्चों यहाँ पर बायोलॉजी का 3 चैप्टर का हमारा क्विज भी लगा दिया गया है, तो आप लोग जाकर कम से कम फ्री में क्विज जरूर देना, यानी टेस्ट कम से कम जरूर देना। सब लोग जाइए डाउनलोड कीजिएगा दिशा ऑनलाइन क्लासेस ऐप को। ठीक है, और फीस कितनी है गुरुजी की, बताओ, बता दो फीस गुरुजी कितनी है, फीस कितनी है, मात्र 499 में आप सब कुछ एक अपनी भाषा में लिखे नोट्स पढ़ सकते हैं आप, बहुत अच्छे से पहले जो सब कुछ है ना। सर अम्लगम अरे अम्लगम हम इसमें नहीं पढ़ाएं, आप नहीं समझते हो। ठीक है, तो सब लोग बच्चों नीचे कमेंट करना 10 सेकंड निकाल करके कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। फिर मिलते हैं 8:30 में, खूब मजा आने वाला है। बाय बच्चों, सभी को 8:30 में जरूर आइएगा, हम इंतजार करेंगे। निष्कर्ष